कौन सोच सकता था कि टॉपर बनने का इनाम ये मिलेगा कि जियांग वानिंग मुझे अपने प्राइवेट कमरे में बंद कर देगी, हाथ पैर बांध दिए बेड के चारों कोनों पे। और अगर मैं चुप भी रहूं तो भी वो जबरदस्ती किस कर लेती थी, पानी भी अपने मुंह से पिलाती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उससे फर्स्ट रैंक छीन ली थी। उसने पहले तो एक ही घूंसे में मुझे नीचे गिरा दिया, बोली मुझे उसका बॉयफ्रेंड बन पड़ेगा, फिर अपने आदमी भेजकर मुझे हॉस्टल से उठवा लिया। जियांग चेंग यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मैं खिड़की के पास आराम से सो रहा था। अचानक हाई हील्स की आवाज़ आने लगी, धीरे धीरे पास आती हुई। मेरी नींद वैसे भी हल्की थी तो थोड़ा इरिटेट होकर मैंने सिर उठाया। सिर उठाते ही सबसे पहले काली हाई हील्स दिखी, काली स्कर्ट के नीचे लंबी सुंदर टांगें, और फिर एक बर्फ जैसा ठंडा चेहरा जिससे सर्दी टपक रही थी। जियांग वार्निंग ठंडी आवाज में बोली, मुझे बुलाया था क्या? इस लड़की का गुस्से वाला अंदाज देखकर मैंने भौं चढ़ाई और पूछा, तुम्हें मुझसे कोई काम है? उसका ठंडा पर तेज चेहरा देखकर मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगा, जैसे कहीं देखा हो पहले। जियांग वार्निंग ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बस ठंडी आवाज में बोली, मंथली एग्जाम में जिसने मेरा फर्स्ट रैंक छीना वो तुम ही हो। ये सुनते ही मैंने उसे पहचान लिया। ये तो स्कूल की मशहूर जियांग फैमिली की बड़ी बेटी है। एंट्रेंस एग्जाम से ही टॉप करती आ रही है, ग्रेड में फर्स्ट है, पढ़ाई में भी अव्वल, लुक्स भी टॉप लेवल की। और सबसे बड़ी बात, जियांग फैमिली का बैकग्राउंड बहुत पावरफुल है। सामने खड़ी गुस्से वाली जियांग वार्निंग को देखकर मैं भी उठ खड़ा हुआ। तो मैंने उसका फर्स्ट रैंक छीना इसलिए झगड़ा करने आई है। मैं बिना डरे उससे नजरें मिला के बोला, कोई प्रॉब्लम है क्या? अब मैं भी जियांग सिटी यूनिवर्सिटी का चर्चित चेहरा हूँ, एटीट्यूड में कम नहीं पड़ना चाहिए। मेरी पहचान कंफर्म होते ही जियांग वानिंग के चेहरे की ठंडक अचानक बदल गई। जियांग वानिंग मुस्कुराई और अपना हाथ उठाया, उंगली सीधी मेरी तरफ करते हुए बड़े अधिकार से बोली, अच्छा तो अब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। वो बड़ी खुश होकर मुस्कुराई, आंखों में शरारत भरी चमक थी। ये सुनकर मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। जियांग वानिंग को कुछ सेकंड घूरता रहा, फिर हमदर्दी वाले लहजे में बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम पागल हो, मैं तो सोचा झगड़ा करने आई हो। इतना कहकर मैं सीधा लाइब्रेरी से बाहर जाने लगा, पर तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अगले ही पल पेट पर जोरदार वार पड़ा। मेरा शरीर बेकाबू होकर जमीन पर घुटनों के बल गिर गया, पेट का दर्द नसों तक पहुंच गया। मैंने सिर घुमाकर जियांग वानिंग से कराते हुए कहा, तुम सच में पागल हो क्या? हाई हील से पेट पर लात पड़ी थी। मैं वर्कआउट तो करता हूँ, पर स्पोर्ट्स प्लेयर भी होता तो ये लात नहीं झेल पाता। वो बड़े शांत भाव से बोली, इसमें मेरी गलती नहीं, तुम खुद भागे थे। और वैसे भी इतने साल में पहली बार किसी ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत दिखाई है। इतनी हलचल से लाइब्रेरी में मौजूद लोग देखने लगे। कोने में खड़ा एक स्टूडेंट फोन निकालकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने ही वाला था, पर जैसे ही उसने देखा मारने वाली जियांग वानिंग है, बिना देर किए भाग गया। इस बड़ी लड़की से पंगा कोई नहीं लेता। पर कुछ अच्छे लोगों ने लाइब्रेरी के टीचर को बुला लिया। दूर से आते टीचर को देखकर जियांग वानिंग ने नजरें हटाई, नीचे झुककर हाथ से मेरी ठुड्डी उठाई। मेरे चेहरे पर अभी भी दर्द के निशान थे। मैं गुस्से से पास खड़ी उस पागल औरत को घूरते हुए बोला, याद रखूंगा तुम्हें, रात को अकेले चलते हुए संभल के रहना। पर अगले ही पल मेरी आंखें फैल गईं, क्योंकि दर्द से खुले मेरे होंठ अचानक बंद हो गए। मुझे कुछ समझ आने से पहले ही मेरे चेहरे पर दर्द की लहर दौड़ गई, मुंह में खून का स्वाद फैल गया। जियांग वानिंग ने मेरे होंठ जोर से काट लिए थे। उसने अपने लाल होंठ चाटे और मुस्कुराते हुए बोली, आज के लिए बस इतना निशान काफी है, अब से तुम मेरी चीज हो। कल वीकेंड है, मैं सुबह गेट पर तुम्हारा इंतजार करूंगी, तब अच्छे से बात करेंगे। इतना कहकर जियांग वानिंग हाई हील्स की टक टक करते हुए चली गई। उसकी काली ड्रेस बहुत ध्यान खींच रही थी, सिर्फ बेवकूफ ही उसे जाते हुए देखता रहेगा। मैंने गुस्से में अपने होंठ से बहता खून पोंछा। हॉस्टल भागकर मैं सीधा बेड पर लेट गया। मूड बहुत खराब था। न जाने कैसे एक पागल लड़की मेरे पीछे पड़ गई और अब उसका बॉयफ्रेंड बनना भी पड़ेगा। तभी जेंग ले भी कमरे में आया, मुझे बेड पर लेटा देख हैरान होकर बोला, अरे आज इतनी जल्दी वापस कैसे आया? मैं मूड खराब लिए बेड से उठ बैठा और उसे लाइब्रेरी वाली पागल लड़की की पूरी बात बता दी। फिर गुस्से में बोला, आज घर से निकलते वक्त शुभ मुहूर्त नहीं देखा था, वरना मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, नहीं तो 3 सेकंड में उसे घुटनों पर ला देता। जेंगले ने मेरी डींगे सुनकर मुझे हिकारत से देखा, बड़ी बातें मत बना, वो जियांग वानिंग बॉक्सिंग क्लब की चैंपियन प्लेयर है, ताकत में तो वो अकेले तो जैसे 2 लोगों को पछाड़ सकती है। ये सुनकर मेरा सारा कॉन्फिडेंस उड़ गया। मैं वापस बेड पर लेट गया। भला आदमी लड़कियों से नहीं डरता। मुंह घुमाकर जैंगले ने पूछा, तो कल सुबह मीटिंग पर जाएगा? मैंने मुंह फेर कर जवाब दिया, दिमाग खराब है क्या तेरा? वो बुलाए और मैं चला जाऊं? फिर मैं क्या हुआ, अगली सुबह वीकेंड था, बहुत सारे स्टूडेंट्स छुट्टी में घर चले गए थे, इसलिए कैंपस में लोग कम थे। गेट पर एक खूबसूरत फिगर खड़ी थी, चेहरे पर ठंडी सर्दी छाई हुई थी। आज की मीटिंग के लिए जियांग वानिंग ने खास तैयार होकर आई थी, अपना सबसे अच्छा लुक दिखाने के लिए। पर इस वक्त उसका मूड बहुत खराब था। हाथ की घड़ी देखी तो 10 बज चुके थे। वो लड़का अभी तक नहीं आया। तभी एक बॉडीगार्ड खबर लेकर दौड़ा हुआ आया, हिचकिचाते हुए बोला, मैडम वांग शाओ तो अभी भी हॉस्टल में सो रहे हैं, अभी तक उठे ही नहीं। ये सुनकर जियांग वानिंग का चेहरा एकदम गुस्से से काला पड़ गया। वो खुद इतनी सुबह यहाँ खड़ी थी, अच्छा एम्बिशन देने के लिए, और ये लड़का बेड पर सो रहा है। कभी किसी ने जियांग वानिंग को इंतजार नहीं करवाया, इतनी देर तो बिल्कुल भी नहीं। जियांग वानिंग ठंडी आवाज में बोली, आदमी लाओ, मेरे साथ चलो। गुस्से से भरी जियांग वानिंग सीधा बॉयज हॉस्टल की तरफ चल पड़ी। पीछे 3 बॉडीगार्ड लंबे चौड़े, गुस्से से भरे हुए। जियांग वानिंग के हॉस्टल में घुसने की खबर फैल गई, पर किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। जियांग फैमिली यूनिवर्सिटी की बड़ी इन्वेस्टर है, अगर इस बड़ी लड़की को नाराज किया तो बाद में परेशानी झेलनी पड़ेगी।
थोड़ी देर में जियांग वानिंग गुस्से से भरे चेहरे के साथ रूम नंबर 111 के दरवाजे पर पहुंची। पीछे के बॉडीगार्ड आगे बढ़े और दरवाजा खोला। कुछ कराहने की आवाजें आईं। रूम 111 में जबरदस्ती जगाया गया जैंग ले डर के मारे कोने में फेंका पड़ा था। हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए, मुंह पर टेप लगा हुआ। वो जोर लगाकर छूटने की कोशिश कर रहा था मुझे जगाने की, पर जल्दी ही हिलना डुलना बंद कर दिया। जियांग वानिंग अंदर आकर एक बेड के पास खड़ी हो गई। ठंडी नजरों से मुझे देखने लगी, जो गहरी नींद में सो रहा था। वो ठंडी हंसी हंसी खुद इतनी सुबह गेट पर इंतजार कर रही थी और ये यहाँ आराम से एंजॉय कर रहा है। लगता है इसने मेरी बात दिल पर ही नहीं। ना सुनने वाले बॉयफ्रेंड को जियांग वानिंग ने सोचा अच्छे से सिखाना पड़ेगा। मैं बेड पर करवट लेकर कंबल पकड़े मीठी नींद में सो रहा था, पर तभी होंठ पर तेज दर्द से अचानक जाग गया। कोने में पड़ा जैंग ये भी हैरान होकर देखने लगा। यकीन नहीं हो रहा था कि जियांग वानिंग ने मुझे किस करके जगाया, पर दिल में थोड़ी जलन भी हुई। वाह, किस करना इतना आसान काम है क्या इनके लिए? छोड़ दो इसे, मुझे करने दो। मैंने आंखें फाड़ के देखा। सिर को जियांग वानिंग ने जोर से पकड़ रखा था। आंखों में डर साफ झलक रहा था। जियांग वानिंग की नजरें ठंडी थीं। लाल होंठ सीधे मेरे होठों पर आ गए। तेज नुकीले दांतों से जोर से काट लिया। मुंह में फिर खून का स्वाद फैल गया। जो घाव मुश्किल से बंद हुआ था फिर से खुल गया। दर्द के मारे शरीर छटपटाने लगा, पर उसकी दोनों बाहों ने मुझे इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि छूटने का कोई चांस ही नहीं था। ये सिलसिला पूरे 5 मिनट चला। आखिर में मैंने विरोध करना ही छोड़ दिया। मुझे छोड़कर जियांग वानिंग बेड के किनारे बैठ गई। गुस्से से बोली, आज तक किसी ने मुझे धोखा नहीं दिया। वांग हाओ, तुम कमाल के निकले, पर जितना तुम विरोध करोगे उतना ही मुझे तुम में इंटरेस्ट बढ़ेगा। मैं बेड के कोने पर बैठा गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सिर्फ फर्स्ट रैंक ही तो छीना था। अगली बार तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? ये सुनते ही जियांग वानिंग का चेहरा और ठंडा पड़ गया। तुम मुझे दोगे? जियांग वानिंग हंसी। बचपन से लेकर आज तक जितने अवार्ड जीते हैं गिनती नहीं, जैसे मुझे आर पार देखना चाहती हो। तुम कह रहे हो मैं तुमसे कम हूँ? ये नजरें देखकर बेड के कोने में बैठा मैं थोड़ा डर गया ना। हाँ, बोला ना। पीछे खड़े 3 बॉडीगार्ड गुस्से से घूर रहे थे। कौन नहीं डरेगा भला? यार, पता होता फर्स्ट रैंक इतनी मुसीबत लाएगा तो पहले ही थोड़ा कम नंबर ले लेता। अब तो खुद को ही फंसा लिया। जियान वार्निंग उठ खड़ी हुई। हाथ झाड़ते हुए ठंडी आवाज में बोली, 5 मिनट में नीचे मिलना। इतना कहकर बिना पीछे देखे चली गई। मेरी डरी हुई आंखों के सामने तीनों बॉडीगार्ड तेजी से मेरी तरफ लपके। कमरे में सिर्फ मेरी दर्द भरी चीख गूंजी, तुम लोग मेरे कपड़े क्यों उतार रहे हो? पागल हो क्या? पैंट भी उतारोगे? इतना जुल्म मत करो। कोने में पड़ा जैंग ले ये सब देखकर कांप गया। डर के मारे आंखें बंद कर लीं। यार माफ करना, गॉडफादर कुछ नहीं कर सकता। गॉडफादर भी बेबस है। बॉयज हॉस्टल के नीचे एक लाल मैबैक गाड़ी खड़ी थी। अंदर लग्जरी सीट पर जियांग वार्निंग लंबी टांगे फैलाए बैठी थी। घड़ी देख रही थी। 1 मिनट बाकी था। अगले ही पल गाड़ी का दरवाजा खुला। साफ सुथरे कपड़ों में मुझे अंदर फेंक दिया गया। सिर्फ बुरी किस्मत से जियांग वार्निंग के पैरों के पास जा गिरा। जियांग वार्निंग ऊपर से नीचे मुझे देखते हुए पैर उठाकर मेरे सिर पर रख दिया। होठों पर ठंडी मुस्कान लिए बोली, ये ट्रीटमेंट पसंद आया क्या बड़ी मैडम? आखिर तुम्हें मुझ में पसंद क्या आया? प्रॉमिस करता हूँ जो कहोगी वो बदल दूंगा। जियांग वानिंग थोड़ा गुस्से से मुझे घूरते हुए बोली, मेरे साथ रहने में इतना प्रॉब्लम है? अगर ना कहूँ तो अंजाम क्या होगा समझ सकता हूँ। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो कोई वजह तो होगी ना। कल से पहले तो हमने बात भी नहीं की थी। जियांग वानिंग अचानक हंस पड़ी। चलो एक डील करते हैं। मुझे अपनी उम्र के अच्छे लोगों के साथ रहना पसंद है। तुम अभी थोड़े बहुत उस लेवल पे आते हो। अगर तुम बॉयफ्रेंड बनकर मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हें ऐसी दौलत शोहरत दूंगी जो सोच भी नहीं सकते। कैसा रहेगा? जियांग वानिंग को लगा कि कोई बेवकूफ़ी होगा जो उसकी डील न माने। आखिर वो जियान चेंग यूनिवर्सिटी की फेमस लड़की है। फैमिली बैकग्राउंड भी टॉप का है। ऐसी गर्लफ्रेंड मिले तो कौन मना करेगा? पर मैंने सीधा मना कर दिया। ये सुनकर जियांग वानिंग की भौहें सिकुड़ गईं। वजह? मैंने 3 उंगलियां दिखाते हुए धीरे से कहा, पहला, तुम मेरे टाइप के बिल्कुल नहीं हो। दूसरा, तुम्हारी दौलत शोहरत में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। तीसरा, जियांग वानिंग की आंखों में नफरत झलकी, मुझे ये फेक फेक गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम्हें बस एक फेक रिलेशनशिप गेम चाहिए ना? बच्चों वाली हरकत है, मेरे पास इतना टाइम नहीं। ये सुनकर सिर्फ जियांग वानिंग ही नहीं, आगे गाड़ी चला रहा ड्राइवर भी शीशे में देखने लगा हैरान होकर। ये लड़का बड़ी मैडम को ऐसे बात कह रहा है, जान से हाथ धोना चाहता है क्या? बेटा अभी बहुत छोटे हो तुम। और वैसा ही हुआ। अगले ही पल जियांग वानिंग के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने मुझे इग्नोर करके ड्राइवर को कहा, सीधा विला चलो। अब मुझे डर लगने लगा। क्या ये मुझे घर ले जाकर टॉर्चर करने वाली है? मैं घबरा कर बोला, यार मुझे उतार दो यहीं। पर बात पूरी करने से पहले ही जियांग वानिंग ने एक झटके में हाथ की चोट मार दी। आंखें उलट गईं और मैं बेहोश हो गया। पता नहीं कितनी देर सोया। धीरे धीरे आंख खुली तो सामने एक अनजान छत नजर आई। ये कहाँ हूं मैं? हाथ पैर चेन से बेड के चारों कोनों पर बंधे थे। छूटना नामुमकिन था। मैं एकदम जाग गया। हाथ पैर छुड़ाने की कोशिश करने लगा। ये सब क्यों हो रहा है? कहीं मैंने मना किया इसलिए ये मुझे मारने तो नहीं वाली, सबूत मिटाने के लिए? तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। अंदर से सफेद भाप निकलने लगी। हवा में एक प्यारी सी खुशबू फैल गई। आवाज सुनकर मैंने संघर्ष रोककर मुड़कर देखा। चेहरे पर अचानक शर्म की लाली छा गई। आंखें बंद कर ली। तुम पागल हो क्या? देखा तो जियांग वानिंग बाथरूम से बाहर निकल रही थी। गीले बाल अभी भी टपक रहे थे और सबसे बड़ी बात, उसने सिर्फ एक पतली सफेद शर्ट पहन रखी थी। नंगे पैर बेड की तरफ चली आई। नहाकर निकलने की वजह से गीली सफेद शर्ट पानी की बूंदों से भीगी हुई थी। बहुत कुछ नजर आ रहा था। गोरी त्वचा लगभग पूरी दिख रही थी।
मेरे चेहरे पर शर्म की लाली देखकर जियांग वानिंग के होठों पर मुस्कान आ गई। जियांग वानिंग नंगे पैर बेड पर बैठकर अपने बालों का पानी निचोड़ने लगी। बिना मुड़े बोली, मर्द जबरदस्ती से डरता है क्या? तुम तो टॉपर हो, मुझसे हार कर भी शर्म नहीं आती? मैं कांपती आवाज में बोला, मैडम आखिर तुम चाहती क्या हो? मुझे छोड़ दो प्लीज। प्रॉमिस करता हूँ अगली बार फर्स्ट रैंक के लिए कंपटीशन नहीं करूंगा। जियांग वानिंग नंगे पैर बेड पर खड़ी होकर हिकायत से बोली, तुमने कहा था ना मैं फेक गेम खेलती हूँ, अब दिखाती हूँ तुम्हें ये फेक है या सच। इतना कहकर जियांग वानिंग मेरे पेट पर बैठ गई। दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़कर किस कर लिया। मेरी आंखें फैल गईं। जबरदस्ती के किस से सांस तेज हो गई। शांत कमरे में सिर्फ दोनों की तेज सांसों की आवाज रह गई। उसने हाथ छोड़कर इशारे से पूछा, अब बताओ। मैंने गुस्से से उसे घूरा। तुम बिल्कुल भी मत सोचना। जियांग वानिंग मुस्कुराई, सच में जिद्दी गधा है। फिर मेरी डरी आंखों के सामने जियांग वानिंग फिर पास आ गई। 1 घंटे बाद मैं चिल्लाया, हार मानता हूँ। ये सुनकर जियांग वानिंग संतुष्ट मुस्कान के साथ बोली, ऐसे जिद्दी गधों के लिए सख्ती ही काम आती है। तो अब मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? मैंने सिर हिला दिया। बंधे हाथ पैर आखिर आजाद हुए। दांत पीसते हुए बाथरूम जा रही जियांग वानिंग को देखा। रुको तुम, ये बदला जरूर लूंगा। काली लंबी ड्रेस पहनकर जियांग वानिंग ने पीछे धीरे धीरे चल रहे मुझे ठंडी नजरों से देखा। लगता है तुम्हें फिर से सिखाना पड़ेगा। वो खतरनाक नजरें देखकर मैं कांप गया। तुरंत तेजी से चलने लगा। फटाफट गाड़ी में जा बैठा। मेरी फुर्ती देखकर जियांग वानिंग संतुष्ट होकर सहलाई। आंखों की ठंडक गायब होकर उसकी जगह नरमी आ गई। गाड़ी तियानहो मॉल ले चलो। ड्राइवर आदर से बोला, जी मैडम। वीकेंड होने की वजह से आज मॉल में बहुत भीड़ थी। ज्यादातर लोग ग्रुप में साथ आए थे। काफी क्राउड था अंदर जाने में। गाड़ी से उतरते ही जियांग वानिंग ने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया। पूरे मॉल की फोकस पॉइंट बन गई। पर उसकी आंखें ठंडी होकर मुझे ही देख रही थीं। मुझे अचानक पीठ पर कंपकंपी महसूस हुई, जैसे कोई खतरनाक चीज मुझे घूर रही हो। बिना सोचे समझे मैं कांप गया। मुड़कर देखा तो वो वहीं खड़ी थी। चलने का कोई इरादा नहीं था। मैं धीरे धीरे वापस उसके पास गया। तुम चल क्यों नहीं रही? जियांग वानिंग ठंडी नजरों से घूरते हुए पूछा। अभी हमारा रिश्ता क्या है? मेरे चेहरे पर हिचकिचाहट आई। फिर अनिश्चित आवाज में बोला, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। पर बस इतनी सी हिचकिचाहट से जियांग वानिंग का मूड और खराब हो गया। ठंडी आवाज में बोली, पीछे मुड़ो। पता नहीं क्यों पर मैं फिर भी चुपचाप मुड़ गया। पता नहीं ना मानूं तो ये इतने लोगों के सामने थप्पड़ मार दे तो। मेरे मुड़ते ही जियांग वानिंग ने अपना सफेद जूता उठाया और जोर से लात मार दी मेरे पिछवाड़े पर। बिना किसी तैयारी के मैं 1 मीटर दूर तक उछलकर सीधा जमीन से टकरा गया। ये लब देखकर आसपास के लोग हैरान रह गए। जियांग वानिंग को देखने का नजरिया बदल गया। थोड़ी देर में सब बिखर गए। तमाशा देखने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। मैं पिछवाड़ा सहलाते हुए जमीन से उठा। गुस्से से जियांग वानिंग को देखकर बोला, पागल औरत, लात क्यों मारी मुझे? जियांग वानिंग ठंडे चेहरे से बोली, क्योंकि तुम्हारे दिल में अभी भी। आसपास के लोग धीरे धीरे बिखरते जा रहे थे। भीड़ कम होती जा रही थी। अचानक मेरे दिमाग में आइडिया आया, अभी विला में तो नहीं हूं, तो अभी क्यों ना भाग जाऊं? ये लड़की ताकत में भले ही तेज हो, पर आखिर है तो लड़की ही। दौड़ने की स्पीड में तो मुझसे तेज नहीं होगी। थोड़ा सोचने के बाद लगा ये आइडिया बड़ा बढ़िया है, पर उससे पहले इस लड़की का शक दूर करना जरूरी है। पीछे इतने सारे बॉडीगार्ड भी हैं, मुझे भरोसा नहीं कि इनसे आगे निकल पाऊंगा। ये सोचकर मेरे चेहरे का गुस्सा अचानक गायब हो गया। उसकी जगह सच्ची मुस्कान आ गई। मैं आगे बढ़कर जियांग वानिंग का हाथ पकड़ लिया। अभी अभी मैं थोड़ा नादान था। हम दोनों को मिले भी कितना कम टाइम हुआ है। बड़प्पन दिखाओ, इस बार माफ कर दो। मुझे खुद से हाथ पकड़ता देख जियांग वानिंग के दिल का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। ठीक है, समझदार निकले, इस बार माफ करती हूँ। इतना कहकर दोनों हाथ पकड़े मॉल के अंदर चल पड़े। बाहर वालों को लगा जैसे कोई प्यार करने वाला कपल हो। न तो बस मुझे जियांग वानिंग सीधा एक वॉच शॉप में ले गई। काली ड्रेस पहने महिला मैनेजर आगे आई। आदर से बोली, जियांग मैडम कुछ चाहिए? जियांग वानिंग ने मेरा हाथ छोड़ दिया। ठंडी आवाज में मैनेजर को बोली, इसके लिए सही सी वॉच निकालो, सबसे बेस्ट वाली। ये सुनकर मैं चौंक गया। फौरन बोला, ये ठीक नहीं है, मैं तो एक गरीब स्टूडेंट हूँ। इतनी महंगी वॉच पहनूंगा तो अजीब लगेगा। इस पर जियांग वानिंग ठंडे लहजे में बोली, अभी तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, पूरे शरीर पर 500 रुपए के भी कपड़े नहीं है तुम्हारे। शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझे तो और भी शर्म आती है। जब उसने ऐसे कह दिया तो मैं आगे कुछ बोल नहीं पाया। मैनेजर मुस्कुराते हुए ग्लास काउंटर के पीछे गई और 3 लिमिटेड एडिशन वॉचेस निकाल लाई। सामने पड़ी तीनों वॉचेस देखकर वो ठंडे लहजे में बोली, जल्दी एक चुनो या फिर सारी ले लो। ये सुनते ही मैंने फटाफट ब्लैक वाइट वाली जो कम शो ऑफ लग रही थी वो चुन ली। मैनेजर मुस्कुराते हुए बाकी दो वापस रखकर बोली, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। इस वॉच की टोटल कीमत 20 लाख है। हमारे देश में बहुत रेयर है ये। इतनी कीमत सुनकर वॉच पकड़े मेरे हाथ ही कांपने लगे। गिरते गिरते बची। यार एक वॉच की कीमत 20 लाख? पर जियांग वानिंग ने ये सुनकर आंख तक नहीं झपकाई। फौरन अपने पास से एक ब्लैक कार्ड निकाल कर दे दिया और अगले ही पल मेरी बाईं कलाई पर एक वॉच आ गई। कीमत सीधा 500 से 20 लाख पहुंच गई। वॉच शॉप से बाहर आते ही जियांग वानिंग पास आकर बोली, अब वॉच भी आ गई। अगली बार अगर डेट पर लेट आए तो पूरी जिंदगी पछताओगे, समझे? मेरे मुंह से बस इतना निकला। इसीलिए तो इतनी महंगी वॉच खरीदी, ताकि खुद डेट पर लेट ना हो। सच में अमीर लोग बड़े मनमौजी होते हैं। जल्दी से यहाँ से निकलने के लिए मैंने दूर मिल्क टी वाली दुकान की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें मिल्क टी पिलाता हूँ। जियांग वानिंग ने दूर वाली दुकान देखी। वो आम ड्रिंक्स कम ही पीती थी, पर चूंकि पहली बार मैं कुछ ट्रीट कर रहा था तो मान गई। मैं खुश होकर उसे लेकर चला गया। पीछे बॉडीगार्ड्स भी साथ साथ चले। वीकेंड होने की वजह से लाइन में काफी लोग थे। जियांग वानिंग गेट के पास बैठकर इंतजार करने लगी।
और मैं लाइन में मिल्क टी लेने चला गया। इस बीच मैंने चुपके से आसपास का माहौल चेक किया ताकि बाद में भागने का रास्ता तय कर सकूं। कुछ मिनट लाइन में लगने के बाद मेरी बारी आई। मैंने 2 मिल्क टी ऑर्डर की, एक जियांग वानिंग को दे दी, दूसरी खुद पीने लगा। जियांग वानिंग ने अपने हाथ की मिल्क टी देखी, फिर मेरी वाली जो मैंने एक घूंट पी थी, और सीधा मेरे मुंह से वो कप छीन लिया। ये वाली मैं पीऊंगी। फिर दोनों ने थोड़ी देर मॉल में घूमा। अब दोपहर हो चुकी थी। मुझे लगा टाइम सही है। नॉर्मल अंदाज में बोला, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, यहीं रुको जरा। जियांग वानिंग को कोई शक नहीं हुआ, सिर हिला दिया। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। फौरन वॉशरूम की तरफ भागा। चेहरे पर मुस्कान छिपाए नहीं छिप रही थी। हाँ हाँ हाँ, आखिर इस पागल लड़की से पीछा छूटेगा। वॉशरूम में घुसते ही मैं तेजी से खिड़की तक पहुंचा। खिड़की खोलकर नीचे देखा। ये जगह मॉल की दूसरी मंजिल पर थी। इतनी हाइट मेरी फिटनेस के हिसाब से झेली जा सकती थी। पर्दा पकड़कर मैं खिड़की पर बैठ गया। नीचे घास वाले लॉन को देखकर सीधा छलांग लगा दी। जमीन पर गिरने से पहले ही मैं हंस पड़ा। आजादी में आ गया। दूसरी मंजिल की तरफ मुड़कर देखा। हिकारत से मुस्कुराया। मुझे रोकना चाहती हो? तुम अकेले वहीं फेक फेक गेम खेलती रहो। इतना कहकर बिना पीछे देखे मॉल के बाहर की तरफ भागने लगा। चेहरे पर जवानी की खुशी और भविष्य के सपने झलक रहे थे। तभी दूर से एक टैक्सी आती दिखी, सामने आकर की। मैं बिना सोचे समझे अंदर बैठ गया। भाई साहब, जल्दी से जियांगचिंग यूनिवर्सिटी चलो। दरवाजा बंद होते ही अचानक मेरी मुस्कान जम गई। गाड़ी में बैठे काले कपड़ों वाले बॉडीगार्ड्स और गुस्से से भरी जियांग वार्निंग को देखकर। ये कैसे हो सकता है? मेरा प्लान तो एकदम परफेक्ट था, फिर कैसे पता चल गया? जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। अच्छा, भाग सकते हो तुम? तभी मॉल के गेट पर इतने आराम से चल रहे थे। असल में भागने का प्लान बना रहे थे। अब बात इतनी बढ़ चुकी थी कि मैंने भी दिखावा छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, यही सोच रहा था। अब बताओ क्या करोगी? हिम्मत है तो मार दो मुझे। मैंने दोनों आंखों से उस लड़की को घूरा। जरा भी नहीं डरा। और जियांग वानिंग के चेहरे पर अब गहरे साए आ गए। वो ठंडी आवाज में बोली, ठीक है, अगर मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हूँ। जियांग वानिंग ने ड्राइवर को हुक्म दिया, गाड़ी किसी सुनसान जगह ले चलो, इसे वहीं गाड़ना है। ये सुनकर मैं अंदर से कांप गया, पर चेहरे पर जबरदस्ती शांति दिखाई। चुपके से जेब से फोन निकालकर एक मैसेज भेज दिया। इसी बीच दूर जियांग चेंग यूनिवर्सिटी के रूम 111 में जेंग एन गेम खेलने में मस्त था। फोन का मैसेज नोटिफिकेशन देखकर बोला, बेटा जल्दी आ, मुझे बचाओ। नीचे एक लाइव लोकेशन शेयर थी। मेरी असली जगह दिखा रही थी। उसके चेहरे पर हिचकिचाहट आई। फिर खुद को एक थप्पड़ मारकर बोला, मैं भी कमीना हूं बेटे, और गेम के बीच सोच रहा हूं। इतना कहकर स्कूटी उठाकर हॉस्टल से निकल पड़ा। आधे घंटे बाद जियांग चिंग शहर से बाहर एक सुनसान पहाड़ी इलाके में 3 बॉडीगार्ड और ड्राइवर मिलकर गड्ढा खोद रहे थे। मुझे रस्सी से जकड़कर एक तरफ फेंक दिया गया था। आंखों में डर साफ झलक रहा था। यकीन नहीं हो रहा था कि सामने गाड़ी में बैठी जियांग वानिंग सच में ये सब कर रही है। मुझे अच्छा लगता है जो कहती हूँ वो करके दिखाना। सच में डर गए ना? अभी भी पछताने का मौका है। वक्त गुजरते गुजरते जल्दी ही 2 मीटर गहरा गड्ढा तैयार हो गया। बस अब इंसान को अंदर डालकर मिट्टी डालनी बाकी थी। जियांग वार्निंग गाड़ी से नीचे उतरी। उसके सफेद जूतों पर थोड़ी मिट्टी लग गई थी। नीचे झुककर मेरे मुंह से कपड़ा निकाला। कोई आखिरी बात कहनी है? मैं पूरी नहीं करूंगी, पर सुन तो सकती हूँ। कपड़ा हटते ही आखिर में बोल पाया, बेबसी से जियांग वार्निंग को देखते हुए। मैडम, इस बार सच में अपनी गलती समझ आ गई है। एक बार और माफ कर दो प्लीज। जियांग वार्निंग ने सिर तिरछा किया। आंखों की ठंडक साफ झलक रही थी। पर मैंने तो पहले ही मौका दिया था। तुमने खुद उसकी कदर नहीं की। मैं घबराकर मिन्नत करने लगा, एक और मौका दे दो, प्रॉमिस है इस बार संभाल कर रखूंगा। मुझे मारकर तुम्हें कोई फायदा नहीं, बेहतर है एक चांस और दे दो। जियांग वानिंग की काली आंखें मुझे घूर रही थीं, जैसे सोच रही हो मौका दूं या ना दूं। तभी दूर से एक छोटी बाइक तेजी से आती दिखी। जेंग एक हाथ से बाइक चला रहा था, दूसरे हाथ में चमकता पीला चाकू लिए जोर से चिल्ला रहा था, बेटा डरो मत, बाप आ गया बचाने। अचानक जेंगले को देखकर मेरे चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई। दिल को थोड़ा सहारा मिला और मैं हंस पड़ा। मुझे पता था तुम जरूर आओगे, जल्दी आकर रस्सी खोलो। जियांग वानिंग ने बगल खड़े बॉडीगार्ड को इशारा किया। वो फौरन जैंग लेके रास्ते में आ खड़ा हुआ। करीब 2 मिनट बाद जियांग वानिंग बिना किसी भाव के मेरे और जैंगले के सामने बैठ गई। हाथ में पकड़ा प्लास्टिक का खिलौना चाकू मोड़ा। हाथ छोड़ते चाकू 2 बार उछला। मेरे मुंह से बेबसी की हंसी निकली। बराबर में बंधे जैंगले को देखकर बोला, मैंने तुझे बचाने बुलाया था, तो यहाँ खिलौना चाकू लेकर मरने आ गया। जियांग वानिंग मजे से मुझे देखते हुए बोली, अब तुम्हारा साथी भी तुम्हारे साथ आ गया और कोई तरकीब बची है तो आजमा लो। मैं चुप हो गया। अब कौन सी तरकीब बचती? पर अगर अभी झुक गया तो अपनी ही बेइज्जती होगी, पर अगर ना झुका तो शायद। मरने का डर देखकर जैंग ले ने सलाह दी, मेरी मानो तो मान जा, इतनी खूबसूरत जियांग मैडम है, ऐसा दुश्मन तो किस्मत वालों को मिलता है। यह सुनकर मेरे अंदर गुस्सा भड़क गया। मैं एक मर्द हूँ, एक औरत के सामने झुककर फेक गेम खेलूं? नामुमकिन। इतनी बेधड़क बात सुनकर जियांग वानिंग का धैर्य पूरी तरह खत्म हो गया। आंखों में ठंडी चमक आई। वो उठ खड़ी हुई, बॉडीगार्ड को हुक्म दिया, गाड़ो इसे। इतना कहकर बिना रुके गाड़ी की तरफ चल पड़ी। जैंग ले गुस्से से बगल में बैठे मुझसे बोला, पहले झूठा ही सही, थोड़ा झुक तो जाता, बाद में निकल कर देख लेते। पास आते दोनों बॉडीगार्ड्स को देखकर अब मेरे अंदर भी डर बैठने लगा। दोनों नजदीक आते देख जैंग ले जल्दी बोला, जल्दी झुक जा यार, मैं अभी जवान हूँ, मरना नहीं चाहता। जियांग वार्निंग ने गाड़ी का दरवाजा खोल ही दिया था। तभी मैं रुक नहीं पाया और जोर से चिल्लाया, मैं गलत था,
ये सुनकर जियांग वानिंग कुछ नहीं बोली, बस दरवाजा खोलकर चुपचाप पीठ किए खड़ी रही, जैसे कुछ और सुनने का इंतजार कर रही हो। मुझे अचानक आइडिया आया, फिर से चिल्लाया, बीवी। ये सुनते ही जियांग वानिंग आखिर मुस्कुराते हुए मुड़ी, बॉडीगार्ड्स को हुक्म दिया, इन दोनों की रस्सी खोलो, गाड़ी में बिठाओ। इतना सुनकर मैं और जैंगले आखिर चैन की सांस ले पाए। थोड़ी देर में मुझे गाड़ी में डाल दिया गया और जैंगले बेचारा बाइक से वापस चला गया। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। दरवाज़ा ज़बरदस्ती लॉक कर दिया गया। जियांग वार्निंग ने मुझे सीट के कोने में धकेल दिया। मैं कांपती आवाज़ में बोला, क्या करना है अब? जियांग वार्निंग ने हाथ बढ़ाकर मेरी गर्दन पकड़ी, सीधा मेरी गोद में बैठ गई, कान के पास नरमी से बोली, किस करो मुझे। मैंने बिना सोचे तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। भले ही कभी गर्लफ्रेंड नहीं रही मेरी, पर इतना पता है, किस करना कोई मामूली बात नहीं। मर्द को बाहर अपनी लिमिट संभाल कर रखनी चाहिए। 20 साल से जो बचाया है वो यूं ही नहीं गंवा सकता। जियांग वानिंग का चेहरा सख्त हो गया, हाथ बढ़ाकर सीधा मेरी गर्दन दबा दी, ठंडी आवाज में बोली, शायद तुम कुछ गलत समझ रहे हो, ये ऑर्डर है, बातचीत नहीं। मेरा चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। जल्दी बोला, ठीक है मैं करता हूं ना। तब जाकर जियांग वानिंग ने छोड़ा, फिर से मुझसे सटी, आवाज में नरमी लौट आई, कमर पकड़ो, किस करो। मजबूरी में मैंने घबराते हुए हाथ बढ़ाया, धीरे से जियांग वानिंग की नरम कमर पकड़ी, सिर झुकाकर उसके लाल होठों पर किस किया। नाक तक हल्की खुशबू पहुंची। बिना अनुभव के होंठ हल्के से छुए, फौरन हटने की सोची, पर तभी दो हाथों ने अचानक मेरा सिर पकड़ लिया। जियांग वार्निंग पहले से तैयार थी। उसने मेरा कॉलर पकड़कर फौरन खुद आगे आकर किस कर लिया। मेरी आंखें फैल गईं। इस लड़की को हटाने की कोशिश की, पर कितनी भी ताकत लगाई कोई फायदा नहीं हुआ। मजबूरी में दांत भींच लिए ताकि उसकी जीभ अंदर ना आए। कुछ कोशिशों के बाद जियांग वार्निंग ने सीधा मेरे पेट पर मुक्का मार दिया। दर्द से मेरा मुंह। गाड़ी शहर वापस दाखिल हुई। जियांग वार्निंग ने अपना चेहरा मेरी धड़कती छाती पर टिका दिया। इस बार उम्मीद है सब मिल गया होगा। आगे से जो कहूँ वो करना, मेरी बात के खिलाफ जाने की कोशिश मत करना, समझे? मैं चुप रहा, कुछ नहीं बोला, बस जियांग वानिंग को अपनी गोद में बैठने दिया। मेरी तो इज्जत ही चली गई। आखिरकार गाड़ी जियांग चेंग यूनिवर्सिटी के गेट पर आकर रुकी। अब दोपहर हो चुकी थी, गेट पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। जियांग वानिंग ने हाथ बढ़ाया, अपना फोन दो। मैंने हैरानी से पूछा, फोन का क्या करोगी? फिर भी जेब से फोन निकाल कर दे दिया। थोड़ी देर बाद जियांग वानिंग ने वापस कर दिया। फोन पर कॉन्टैक्ट लिस्ट खुली थी। अब उसमें एक नया नंबर सेव था, नाम लिखा था बीवी। जियांग वार्निंग ने फोन पकड़ते हुए चेतावनी दी, आगे से जब भी फोन करूं, कॉल ना उठाया तो मरने के लिए तैयार रहना। इतना कहकर वापस गाड़ी में बैठ गई। जाते जाते धमकी भरी नजरों से देखा। साफ पता चल रहा था वो सीरियस थी। ये सब क्या हो रहा है यार? थोड़ा उदास होकर मैं हॉस्टल की तरफ चल पड़ा। लगा जैसे भविष्य अंधकार में हो गया हो। अगले दिन दोपहर मैं लाइब्रेरी के कोने में सो रहा था। फोन बार बार हल्के से वाइब्रेट कर रहा था, पर मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अचानक किसी ने कान पकड़कर मुझे उठा दिया। डर के मारे आंख खोली तो सामने वही ठंडा चेहरा था। जियांग वानिंग, ठंडी हंसी हंसी, मैंने कहा था ना फोन उठाना, और तुम यहाँ आराम से सो रहे हो। शरीर पर अभी भी वाइब्रेट कर रहा फोन महसूस हुआ। चेहरा फौरन उतर गया। कल रात नींद अच्छी नहीं आई थी, इसलिए गहरी नींद आ गई। जियांग वानिंग ने मेरी आंखों में कुछ देर देखा। यकीन हो गया मैं झूठ नहीं बोल रहा। तब जाकर बात टाल दी। जियांग वानिंग मुड़कर लाइब्रेरी से बाहर की तरफ चली। चलो मेरे साथ बाहर घूमने चलो। मना करने की हिम्मत नहीं हुई। मुंह का लार पोंछकर जल्दी से पीछे भागा। फिर शाम तक शॉपिंग करते रहे। कैंपस के बाहर की सारी मजेदार जगहों पर घुमाया। फिर विला वापस चलने के लिए मेबैक गाड़ी बुलाई। चेहरा मेरी छाती पर टिकाकर जियांग वानिंग धीरे से बोली, गले लगाओ मुझे। मजबूरी में मैंने गोद में लेटी जियांग वानिंग को हल्के से गले लगाया। उसकी खुशबू सूंघ कर गला सूखने लगा। नजर घुमाई तो बगल में पड़ी मिनरल वाटर की बोतल दिखी। अभी काफी पानी बचा था। मैं बोतल उठाई। ढक्कन खोलकर पीने ही वाला था कि जियांग वानिंग ने झट से छीन ली। मेरी ठुड्डी उठाकर पूछा, प्यास लगी है? मैं सिर हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। इस पगली के आगे बेबस था। जियांग वानिंग थोड़ी उठकर बैठी, बोतल हिलाई, फिर एक बड़ा घूंट भर लिया। पानी मुंह में भर लिया, निगला नहीं। शरारती नजरों से मुझे देखते हुए अपने लाल होठों की तरफ इशारा किया। मतलब साफ था, पानी पीना है तो मेरे मुंह से लेना पड़ेगा। ये समझते ही अचानक प्यास कम लगने लगी। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, रहने दो, तुम ही पी लो। ये सुनते ही जियांग वानिंग का चेहरा ठंडा पड़ गया। मुंह का पानी सीधा निगल लिया। धमकी भरे लहजे में बोली, अगर अभी नहीं पिया तो प्रॉमिस है 3 दिन तक एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। फिर से एक बड़ा घूंट भरा, मुंह में भर लिया। गाड़ी की खिड़की खोलकर बची हुई बोतल का पानी बाहर फेंक दिया। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद जैसे ही वो इसे, मैंने आंखें कसकर बंद कर लीं और जियांग वानिंग के लाल होठों पर किस कर दिया। मुंह में भरा सारा पानी मैंने ले लिया। गला कुछ बार हिला, फिर दोनों होठ धीरे से अलग हुए। मेरा चेहरा शर्म से हल्का लाल पड़ गया। नजरें अपने आप खिड़की के बाहर चली गईं। पर जियांग वानिंग भला इतनी आसानी से कहाँ छोड़ने वाली थी। फिर से किस कर लिया। 10 मिनट बाद जियांग वानिंग मेरी गोद में लेटी, ध्यान से मुझे देखते हुए ठंडी आवाज में बोली, आज रात हॉस्टल जाने का सोचना भी मत, सीधा मेरे यहाँ शिफ्ट हो जाओ। जो भी चाहिए कल मैं खुद तुम्हें खरीदने ले चलूंगी, ताकि फिर से भागने का ना सोचो। ये सुनकर मन में विरोध जागा, पर चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। फिर से जियांग वानिंग ने गले में हाथ डाल दिए। मैंने अपने आप सिर झुका दिया। होंठ फिर से मिल गए। कुछ पल बाद जियांग वानिंग ने गले से हाथ हटाया, जीभ से होंठ चाटे, नजरें मिलाते हुए दबंग अंदाज में बोली, तुम मेरे हो। जब तक मेरा मन न भर जाए
चाहे दुनिया के किसी भी कोने भाग जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। गर्दन पर हल्के से थपकी दी। तो बेहतर है ये सोचना अभी से छोड़ दो। मुझे जो पसंद आ जाए उसके पीछे मैं बहुत जिद्दी हूँ, शायद पूरी जिंदगी मन न भरे। मुझसे बचने के सपने देखने की बजाय सोचो कैसे मुझे अच्छे से खुश रखा जाए। अचानक गाड़ी रुक गई। घर आ चुका था। ड्राइवर आदर से बोला, मैडम हम पहुंच गए। लाल मेबैक विला के अंदर आकर रुकी। ड्राइवर बात कहकर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। गाड़ी में अब सिर्फ मैं और जियांग वार्निंग रह गए। माहौल एकदम शांत हो गया। गाड़ी में सिर्फ दोनों की सांसों की आवाज रह गई। जियांग वार्निंग अब भी मेरी गोद में बैठी थी, गले में हाथ डाले, लाल होठों से नरमी से बोली, जानू गोद में उठाकर ले चलो। मन तो हुआ कहूं तुम्हारे पैर नहीं है क्या, पर चुप रह गया। मजबूरी में दरवाजा खोलकर जियांग वार्निंग को गोद में उठाकर विला की तरफ चल पड़ा। सीधा दूसरी मंजिल मास्टर बेडरूम में गया। जियांग वार्निंग को बेड पर लिटाकर मुड़कर बाहर जाने ही वाला था कि उसने रोक लिया। मुझे बिना रुके जाते देख जियांग वार्निंग का चेहरा सख्त पड़ गया। कहाँ जा रहे हो? मैं तब तक दरवाजे तक पहुंच चुका था। शर्मिंदा होकर मुड़ा, सिर खुजाते हुए बोला, साइड वाले कमरे में सोने जा रहा हूं। ये सुनकर जियांग उसने हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ लिया। चेहरा सख्त करके बोली, अभी क्या कहा तुमने? फिर से बोलो। मैं दीवार से चिपक गया। सामने वाला सख्त चेहरा देखकर दिल में डर बैठ गया। फौरन सुधारते हुए बोला, मैंने कहा भूख लगी है, नीचे जाकर कुछ बनाकर खाता हूँ। ये सुनकर जियांग वानिंग को भी थोड़ी भूख महसूस हुई। उसने हाथ छोड़कर कमर पकड़ ली। मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा है, मुझे लगा भागने की सोच रहे हो, साथ में मेरे लिए भी बना देना। उसका चेहरा नॉर्मल होते देख मुझे राहत मिली। बिना रुके दरवाजा खोलकर किचन की तरफ भागा। जियांग वानिंग बेडरूम के दरवाजे पर खड़ी मुझे बेतरतीब भागते देखती रही। चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो सीधे अलमारी की तरफ गई, नीचे वाली दराज खोली। अंदर से हल्के रंग की स्टॉकिंग्स दिखीं। सफेद, काली, नेट वाली, हर तरह की मौजूद थीं। अपनी लंबी सुंदर टांगों देखकर जियांग वानिंग ने एक जोड़ी उठाकर पहन ली। नीचे किचन में सामान चेक करने के बाद मैंने जल्दी से 2 प्लेट खुशबूदार फ्राइड राइस बना लिए। कुछ मिनट बाद दोनों प्लेट लेकर मैं दूसरी मंजिल पर वापस आया। खुशबू दूर से ही फैल रही थी। कमरे तक पहुंचने से पहले ही महक आने लगी थी। कमरे में घुसते ही लाइट की रोशनी में मैंने गर्मा-गर्म प्लेटें खिड़की के पास वाली छोटी टेबल पर रख दी। मैंने बिना मुड़े कंबल में लिपटी जियांग वानिंग को आवाज दी, पर बैठने से पहले ही पीछे से 2 हाथों ने मेरी कमर पकड़ ली। जियांग वानिंग नरमी से बोली, तुम मुझे खिला दो ना। मैंने बेबसी से कहा, ठीक है, पर पहले छोड़ो तो सही। थोड़ी देर में जियांग वानिंग वापस मेरी गोद में आ बैठी। स्किन कलर की स्टॉकिंग ज्यादा ही दिख रही थी। मैंने मुश्किल से नजरें हटाई, पर टांगों का स्पर्श लगातार महसूस हो रहा था। जियांग वानिंग मुस्कुराते हुए सिर घुमाकर बोली, कैसी लग रही हूँ? अच्छी हूं ना? मैंने ठंडे लहजे में जवाब दिया, ठीक ठाक है बस। फिर मैं चम्मच उठाकर एक एक निवाला खिलाने लगा। जियांग वानिंग को कोई जल्दी नहीं थी, चुपचाप बैठी रही जैसे किसी को छेड़ रही हो। पर अच्छा हुआ हम थोड़ी हिम्मत से बच गया। अंदर की गर्मी दबाकर मैंने किसी तरह खाना खत्म किया। मैं नहा लेता हूँ, तुम पहले सो जाओ। मैं कोई बहाना बनाकर इस खतरनाक जगह से निकलना चाहता था, पर उठने से पहले ही जियांग वानिंग के लाल होठों ने मेरा मुंह बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद अलग होते हुए मुस्कुराकर बोली, नहाना तो कभी भी हो सकता है, अभी तुम्हें कुछ और करना चाहिए। पर बात पूरी होते ही जियांग वानिंग को अचानक चक्कर सा महसूस हुआ। अगले ही पल आंखें बंद करके गिर गई। मैंने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे संभाला। गहरी नींद में सोए चेहरे को देखकर दिल को राहत मिली। थोड़ी गम से मुस्कुराया, यार इतनी जल्दी असर हो गया। जिंग लू का माल तो। मैंने सावधानी से सोई हुई जियांग वानिंग को उठाया, कंबल हटाकर बेड पर लिटा दिया। कंबल ठीक से उड़ाकर कमरे से बाहर निकल आया। पिछली बार जिंदा गड़वाने से बाल बाल बचने के बाद जैंग ले घर से एक स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग पिल की बोतल ले आया था। गारंटी थी एक बार लो तो पूरा दिन नींद आएगी। मैं हमेशा वो अपने पास रखता था। आज आखिर काम आ गई। इस लड़की की आज रात की हरकतें साफ बता रही थीं। वो मुझे पूरी तरह अपना बना लेना चाहती थी। मैं भला उसकी मर्जी क्यों पूरी करूं? अगर माँ को पता चल गया कि मैं कॉलेज में ऐसी हरकतें कर रहा हूं तो रात में ही कड़ाही उठाकर आ जाएगी। सोच समझकर मैंने फैसला किया, रात में ही भाग जाना बेहतर है। अगर कल सुबह ये लड़की उठकर जान गई कि मैंने ही उसे नशा दिया तो शायद चाकू उठाकर मुझे ही काट डालेगी। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मैं साइड वाली खिड़की से नीचे उतर गया। जमीन पर पहुंचकर आसपास गश्त लगाते बॉडीगार्ड्स को देखा। बेफिक्र अंदाज में गेट की तरफ चल पड़ा। जल्दी ही एक गश्त लगाते बॉडीगार्ड ने मुझे रोक लिया। लीड करने वाला बॉडीगार्ड वही था जो पहले गड्ढा खोद रहा था। मुस्कुराते हुए बोला, वांग सर, इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? उसे पता था उसकी मैडम मुझे बहुत अहमियत देती है, इसलिए लहजे में आदर भी था। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मैंने बेबसी से हंसते हुए बोला, तुम्हारी मैडम को गुस्सा दिला बैठा हूं ना, इसलिए आज रात हॉस्टल वापस जा रहा हूँ। बॉडीगार्ड ने समझने वाले अंदाज में मुस्कुराकर कहा, अच्छा ऐसा मामला है, ठीक है, संभल कर जाइए, यहाँ तो मूड कभी भी बदल सकता है, कह ही नहीं सकते। उन्हें कोई शक नहीं हुआ देखकर मैंने राहत की सांस ली। धीमी सी रफ्तार से विला एरिया के गेट की तरफ चल पड़ा। अगली सुबह तेज धूप जियांग वानिंग के चेहरे पर पड़ रही थी। नींद में करवट लेते हुए उसने बिना सोचे किसी को गले लगाने की कोशिश की, पर हाथ खाली रह गया। उसकी सुंदर पलकें हिली। धीरे धीरे आंखें खोली। बगल की खाली जगह देखकर हैरान रह गई। फिर कल रात की बात याद आई। जियांग वानिंग को फौरन शक हो गया कि वांग हाओ ने फ्राइड राइस में जरूर कुछ मिलाया था। कमीना, हिम्मत कैसे हुई नशा देने की? जियांग फैमिली की बड़ी बेटी होकर आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी। अपनी लाल मेबैक गाड़ी लेकर सीधा जियांग चेंग यूनिवर्सिटी की तरफ निकल पड़ी। बॉडीगार्ड्स को समझ नहीं आया, मैडम इतनी गुस्से में क्यों है?
पर फिर भी पीछे पीछे गाड़ी चलाते चले। नॉर्मली आधे घंटे का रास्ता जियांग वानिंग की तेज रफ्तार से सिर्फ 10 मिनट में तय हो गया। बॉयज हॉस्टल के नीचे पहुंचकर गुस्से से भरी जियांग वानिंग सीधा ऊपर चढ़ गई। पीछे बॉडीगार्ड्स भी साथ चले। आज कोई क्लास नहीं थी, इसलिए जैंग ले कंबल ओढ़े मीठी नींद में सो रहा था। मुंह से बीच बीच में हल्की हंसी निकल रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से लात पड़ी। इतनी तेज आवाज से जैंग ले डर के मारे उठ बैठा। गुस्से से दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, कौन है? पर बात पूरी होने से पहले ही अंदर आए बॉडीगार्ड्स को देखकर डर के मारे बाकी शब्द गले में ही अटक गए। फौरन कंबल में दुबक कर कांपने लगा। बॉडीगार्ड्स रास्ता बनाते गए। पीछे पीछे जियांग वानिंग अंदर आई। नजरें घुमाकर पूरा कमरा चेक किया। मुझे कहीं ना पाकर सीधा जैंग ले के बेड के पास गई। ठंडी आवाज में बोली, वांग हाओ कहाँ है? जैंग ले कांपते हुए सिर बाहर निकाल कर बोला, रोने वाला ही था मैडम, मुझे सच में नहीं पता। क्या वो तुम्हारे साथ नहीं गया था? अभी तक वापस क्यों नहीं आया? जियांग वानिंग मेरे बेड के पास गई। हाथ से छू कर देखा, ठंडा था। यानी सच में वापस नहीं आया? ये लड़का आखिर कहाँ जा सकता है? क्या पंख लगाकर उड़ गया? जियांग वानिंग ने सीधा जैंग ले को हुक्म दिया, फोन करो और पूछो अभी कहाँ है। बेड पर सिमटा जैंग ले बिना देर किए तकिए के नीचे से फोन निकालकर मुझे कॉल लगाई। 2 घंटे बजते ही कॉल उठ गई। हेलो बेटा, मैंने जवाब दिया। क्या हुआ? बगल में खड़ी जियांग वानिंग ने फौरन फोन नहीं छीना, बल्कि जैंग ले को इशारा किया मेरी लोकेशन पूछने का। जिंग ले ने कांपती आवाज में पूछा, तू कहाँ भाग गया? पूरी रात वापस नहीं आया? मैं होटल के बेड पर लेटा शहर के बाहर किसी छोटे कस्बे के होटल में था, पर आवाज में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तेरे पास कोई और है क्या? ये सुनते जियांग, नहीं कोई नहीं है, तू ज्यादा सोच रहा है। अब मुझे 100% यकीन हो गया वहाँ कोई और है, यानी जियांग वानिंग वहाँ पहुंच गई है। अच्छा हुआ मैं समझदारी से हॉस्टल वापस नहीं गया। इतनी जल्दबाजी में बात करते देख कोई भी समझ जाता। मेरे दिमाग में आइडिया आया। मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह, उल्टा बोलना भी सीख गया। सच बता, वो पागल लड़की वहां पहुंच गई है ना? रूम 111 में तेज चाकू की नोक जैंग लेके गले पर टिकी थी। बस थोड़ा जोर लगाते ही अंदर जा सकती थी। जैंग ले उस वक्त मन ही मन मुझे गालियां दे रहा था। वो दांत पीसते हुए बोला, सच में नहीं है, बकवास मत कर। फोन पर मैं जानबूझकर हैरान होने का नाटक किया। ना सिर्फ वो बल्कि बगल के बॉडीगार्ड्स भी। इतना कहकर मैंने कॉल काट दी। मजे से बेड पर वापस सो गया। उधर जियांग वानिंग का धैर्य पूरी तरह खत्म हो चुका था। कमरे से बाहर निकलकर बॉडीगार्ड्स को इशारा किया, नीचे की तरफ चल पड़ी। जाते जाते कमरे में जेंग ले की दर्द भरी चीख गूंज उठी। हॉस्टल के नीचे मेबैक गाड़ी जियांग चेंग यूनिवर्सिटी से निकल पड़ी। गाड़ी में बैठी जियांग वानिंग ठंडी आवाज में फोन पर पूछ रही थी, क्या हुआ? पता चला? दूसरी तरफ से आदर भरी आवाज आई, पता चल गया मैडम, हमने वांग सर का अकाउंट चेक किया। पता चला कल उसका आखिरी पेमेंट शहर से बाहर एक होटल में हुआ था। जियांग वानिंग ठंडी आवाज में बोली, लोकेशन भेजो। इतना कहकर फोन काट दिया। दिमाग में पहले से सोचने लगी अब उस लड़के को कैसे सजा दी जाए। खुद इतनी नरमी से पेश आई, फिर भी ये लड़का हद पार करता जा रहा है। इस बार अच्छे से सिखाना पड़ेगा, तब जाकर मानेगा। दूसरी तरफ बेखबर मैं गहरी नींद में सोया हुआ था। अंदाजा भी नहीं था कि जिंदगी का बड़ा मोड़ आने वाला है। शहर से बाहर एक होटल में होटल के मालिक के मुंह पर टेप लगी थी। चुपचाप कोने में बैठा था। रूम नंबर पता चलते ही जियांग वानिंग सीधा ऊपर चल पड़ी। शरीर से निकलती ठंडक देखकर लोग खुद ब खुद दूर हटने लगे। 3 मिनट बाद जियांग वानिंग कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई। बिना मुड़े पीछे बॉडीगार्ड्स को ठंडी आवाज में हुक्म दिया, जब तक मैं ना बोलूं कोई इस कमरे के पास ना आए। अंदर से कुछ भी आवाज आए कोई अंदर नहीं आएगा। बॉडीगार्ड्स ने सिर हिलाया। फौरन पूरा होटल कंट्रोल में ले लिया। साथ ही मालिक के अकाउंट में कुछ पैसे भी डाल दिए। तब तक दोपहर हो चुकी थी। मैं तब भी बेड पर मीठी नींद में सो रहा था। बीच बीच में मुस्कुरा रहा था। शायद कोई मजेदार सपना देख रहा था। ये एक साधारण कमरा था। ज्यादा सजावट नहीं थी, बस एक बड़ा बेड रखा था। जियांग वानिंग ने जल्दबाजी नहीं की। दरवाजा लॉक करके बेड के किनारे बैठी, जूते उतारे, बर्फ जैसे सफेद पैर दिखे। धीरे धीरे अपनी जैकेट भी उतारी। ये सब करने के बाद जियांग वानिंग सीधा बेड पर चढ़ी। शायद बेड पुराना था, इसलिए हर कदम पर चरचराने की आवाज आ रही थी। जियांग वानिंग ऊपर से मुझे देखने लगी, अच्छे से सो रहे हो? फिर पैर उठाकर जोर से मेरे पेट पर मार दिया। अगले ही पल कमरे में मेरी दर्द भरी चीख गूंज उठी। बाहर पहरा दे रहे बॉडीगार्ड्स को भी तरस आ गया। पेट के दर्द से मैं तड़पते हुए सिकुड़ गया। पेट कसकर पकड़ लिया। यकीन नहीं हो रहा था। सामने ठंडे चेहरे वाली जियांग वानिंग को देखकर बोला, तुम यहाँ कैसे? जियांग वानिंग ठंडी हंसी हंसी। हंसी में बर्फ जैसी सर्दी थी। पूरे शहर में जो मैं जानना चाहूँ वो मुझसे छिप नहीं सकता। इतना कहकर नीचे झुककर मेरा कॉलर पकड़कर मुझे उठाया। आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। ठंडी आवाज में बोली, क्या मैं तुम्हारे साथ अच्छी नहीं थी? तुमने छूने भी दिया, फिर भी तुमने मुझसे इतनी नफरत है क्या? मैं सफाई देने ही वाला था कि कान के पास तेज हवा जैसी आवाज आई। अगले ही पल कमरे में तेज थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। मेरे दाहिने गाल पर साफ लाल निशान उभर आया। हैरान होकर लाल पड़े गाल को पकड़कर गुस्से से जियांग वानिंग पर चिल्लाया, पागल हो गई हो क्या? जियांग वानिंग ठंडी नजरों से बोली, आज सिर्फ मैं नहीं, तुम भी पागल बनोगे। बस फर्क इतना है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी, ताकि आगे से भागने की हिम्मत ना करो। इतना कहकर कमरे में मेरी चीखें गूंजती रहीं। थप्पड़ों की आवाज लगातार आती रही। दर्द भरी चीखें रुकती ही नहीं थीं। एक नाजुक सफेद पैर मेरे चेहरे पर लगातार दबाव डाल रहा था। मैं विरोध करने की कोशिश करता रहा, पर कुछ बार कोशिश करने के बाद समझ आ गया मेरी और उसकी ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। विरोध करने से फायदा तो नहीं हुआ, उल्टा जियांग वानिंग और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। पर असली पागलपन तो अभी बाकी था।
करीब 15 मिनट पीटने के बाद जियांग वानिंग थोड़ी थक गई लग रही थी, सांस फूल रही थी। बेड पर पड़े मुझे देखने लगी। मैं तब तक जोर जोर से सांस ले रहा था। शरीर की ज्यादातर त्वचा लाल पड़ चुकी थी। चेहरे पर कई थप्पड़ों के निशान थे। इतना कुछ होने के बाद भी मैं हार मानने को तैयार नहीं था। ऊपर बैठी जियांग वानिंग को दांत पीसते हुए बोला, पागल औरत, देख लेना तुझे। मेरी जिद भरी बात सुनकर जियांग वानिंग मुस्कुराई। मुस्कान में पागलपन और सनक दोनों मिली हुई थी। उसने फिर से हाथ बढ़ाया। अपनी तरफ आते हाथ को देखकर मैंने बिना सोचे आंखें बंद कर लीं, पर चेहरे पर नरम सा स्पर्श महसूस हुआ। जियांग वानिंग की नजरें अचानक नरम पड़ गईं। दाहिने हाथ से धीरे से मेरा गाल सहलाने लगी, जैसे कोई गहरा लगाव हो। फिर बिना मुझे संभलने का मौका दिए जोश भरे लाल होठों ने मुझे चूम लिया। मेरे दोनों हाथ जियांग वानिंग के बाएं हाथ से जकड़े हुए थे। छूटने का कोई रास्ता नहीं था। मेरी आंखें फैल गईं। होंठ दबे होने से सांस लेना मुश्किल हो गया। शरीर जोर से छटपटाने लगा। ऊपर बैठी जियांग वानिंग को हटाने की कोशिश करने लगा। जियांग वानिंग झुककर गहराई से किस करती रही। दूसरा हाथ भी खाली नहीं रहा, सीधा मेरी गर्दन दबा दी। होंठ थोड़ी देर के लिए अलग हुए। होंठ चाटते हुए ठंडी हंसी हंसी, अगर ज्यादा तकलीफ नहीं चाहते तो विरोध मत करो, वरना मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। इतना कहकर फिर से मेरे होठों पर किस कर दिया। थोड़ी देर छटपटाने के बाद मैंने हार मानकर आंखें बंद कर ली। जियांग वानिंग इस पागल लड़की के हाथों खुद को सौंप दिया। ये सिलसिला पूरे 1 घंटे से ज्यादा चला। जियांग वानिंग भी थक कर मेरी बगल में लेट गई, सांस फूल रही थी। मेरी हालत तो पहले से ही मरने जैसी थी। आंखों में जीने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। पूरी तरह टूट चुका था। पर जियांग वानिंग को मेरी ये हालत देखकर बड़ा सुकून मिला। हाथ बढ़ाकर मेरा गाल सहलाते हुए मुस्कुराई। बताओ, आखिर तुम्हें मुझमें क्या नापसंद है? मैं तुम्हारे साथ इतनी अच्छी हूँ। कोई और होता तो शायद कभी मेरे लेवल तक नहीं पहुंच पाता। मैं बेड के किनारे लेटा बिना किसी भाव के छत को घूरते हुए डरावनी शांत आवाज में बोला, अगर 3 दिन की पहचान में 3 बार बदला लेने की बात कर रही हो तो शायद मैं जिंदगी भर रोज खुद को तकलीफ नहीं दे सकता। कौन बर्दाश्त करेगा भला? जियांग वानिंग ने मेरा गाल पकड़ा। भौहें सिकोड़ते हुए नाराजगी से बोली, तो क्या मैंने तुम्हें इनाम नहीं दिया? मर्द होकर ये मत सोचना कि मैं थक गई हूं तो जो मना है बोल दोगे। अपने शब्दों का ख्याल रखो। ये सिर्फ एक सबक है। मैंने कहा था ना, जब तक मेरा मन ना भरे तुम दुनिया के किसी भी कोने भाग जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। मैंने आंखें घुमाकर उसे इग्नोर किया। फिर से कमरे में तेज थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। जियांग वानिंग ने हाथ हटाते हुए ठंडी आवाज में बोली, अपना व्यवहार ठीक रखो। अब मेरे पास इस लड़की के आगे कहने को कुछ नहीं बचा था। चुपचाप बेड पर लेटा रहा। कम से कम इससे थोड़ी मार बचेगी। थोड़ी देर बाद जियांग वानिंग ने अपने नाजुक सफेद पैर से मुझे धक्का दिया। ठंडी आवाज में बोली, उठो, तुम्हें कुछ जरूरी सामान खरीदने ले जाना है। अभी थोड़ी समझदारी दिखाई है, इसलिए कल की बात माफ करती हूँ, पर आज रात चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा। इतना कहकर जियांग वानिंग की नजरें और ठंडी पड़ गईं। धमकी भरे लहजे में बोली, अगर दोबारा मुझे नशा देने की कोशिश की तो बिना सोचे तुम्हारा हाथ काट दूंगी। मुझे इस बात पर जरा भी शक नहीं हुआ। मजबूरी में बेड से उठ बैठा। उठते ही पिटाई वाली जगहों पर दर्द उठने लगा। ठंडी सांस भरकर खुद को संभाला। ये लड़की जरा भी ताकत नहीं बचाती। मार मार कर जान लेने पर तुली थी क्या? वॉशरूम जाकर हल्के से मुंह धोने के बाद जियांग वानिंग मेरा हाथ पकड़कर होटल से बाहर निकली। लाल मेबैक गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ चल पड़ी। पीछे बॉडीगार्ड्स की गाड़ी भी साथ चली। होटल का मालिक भी बाहर आकर हाथ हिलाते हुए मुस्कुराया। चेहरे पर खुशी झलक रही थी। फिर आइएगा, सच में फायदा हो गया। कोने में बैठे बैठे 10,000 मिल गए। आसमान से पैसे गिर गए जैसे ये तो पूरे साल की कमाई के बराबर था। लोगों से खाली सड़क पर तेज चलती गाड़ी में मैं कड़वे मन से अपनी गोद में बैठी गले में हाथ डाले जियांग वानिंग को देख रहा था। इसकी खुशबू लगातार परेशान कर रही थी। जियांग वानिंग ने नजरें घुमाकर मुझे देखा। तुम बहुत। मैंने मुंह बना लिया, फिर भी कुछ नहीं बोला। जियांग वानिंग हल्के से हंसी। चेहरा मेरी छाती पर टिका दिया। बिल्कुल किसी मासूम बच्ची जैसी लग रही थी। कोई कह ही नहीं सकता था ये वही लड़की है जो घरेलू हिंसा करती है। सच कहूं तो अगर ये इतनी हिंसक नहीं होती तो शायद सच में इसे पसंद कर लेता। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रोज पिटाई तो तय ही थी। मॉल जाते रास्ते में दोनों चुप ही रहे। माहौल बड़ा शांत था। जियांग वानिंग आंखें बंद किए मेरी गोद में लेटी थी, जैसे आराम कर रही हो। शायद मेरी गोद में उसे पूरी सिक्योरिटी महसूस होती थी। मैं खिड़की के बाहर तेजी से गुजरते शहर के नज़ारे देख रहा था। सोच रहा था इस लड़की से कैसे निपटूं। हालात देखकर लग रहा था जियांग वानिंग पूरी तरह मुझसे चिपक चुकी है। और सबसे बड़ी बात, अब इससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। चाहे शहर से बाहर भी भाग जाऊं, ये ढूंढ निकालेगी। पर इसे अपनाने की सोचूं तो इसकी हिंसक आदतें याद आते ही कंपकंपी छूट जाती है। समझ नहीं आता, भला इतनी बड़ी घर की लड़की इतनी सभ्य और नाजुक होनी चाहिए थी, फिर इतनी हिंसक क्यों निकली? दूर लाल बत्ती जल गई। लाल में बैग धीरे धीरे रुक गई। पीछे वाली गाड़ी भी रुक गई। न जियांग वानिंग को न पीछे के बॉडीगार्ड्स को पता चला कि दाईं तरफ पीछे खड़ी काली गाड़ी में बैठे 3 आदमी लगातार उन्हें देख रहे थे। फ्रंट सीट पर बैठा दुबला पतला आदमी लाल में बैग की तरफ देखकर फोन उठाकर धीमी आवाज में बोला, लोकेशन मिल गई। अभी अच्छा मौका है। जियांग फैमिली की बड़ी बेटी के साथ सिर्फ 3-4 बॉडीगार्ड हैं। साथ में एक जवान आदमी भी है। दोनों का बर्ताव बड़ा करीबी है। शायद कपल है। बॉस, हाथ लगाएं क्या? सामने की लाल बत्ती एक एक सेकंड करके बदल रही थी। फोन पर दूसरी तरफ थोड़ी देर चुपी रही। फिर आखिर फैसला लिया गया।
अभी जल्दबाजी मत करो, मैं आदमी लेकर आता हूँ। तुम बस टारगेट पर नजर रखो। दुबले आदमी का चेहरा खुशी से चमक उठा। अगर ये काम हो गया तो उनके सारे साथी विदेश में मजे से जिंदगी बिता सकते थे। कॉल कट गई, साथ ही लाल बत्ती भी हरी हो गई। आगे की गाड़ियां चलने लगी। लाल मेबैक सबसे आगे निकलकर तियानान मॉल की तरफ तेजी से बढ़ गई। मॉल के गेट पर गाड़ी रुकी। जियांग वार्निंग पहले दरवाजा खोलकर उतरी। फिर गाड़ी में बैठे पैर सुन्न पड़े मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मुझे पता था ये सिर्फ इसलिए ताकि मैं भाग न सकूं। मजबूरी में उसका नाजुक हाथ पकड़ लिया। दोनों हाथ पकड़े मॉल के अंदर चल पड़े। अभी अंदर घुसे भी नहीं थे कि जियांग वार्निंग ने मुड़कर बड़े रईसाना अंदाज में मुस्कुराकर कहा, आज जो मन करे खरीदो, बिल मैं भरूंगी। मुझे इस वक्त बात करने का मन ही नहीं था। ऐसी अमीर घर की लड़की को कोई तो सही रास्ते पे लाए। भरे हुए मॉल में जियांग वानिंग सीधा मुझे लेकर एक विदेशी मशहूर ब्रांड की कपड़ों की दुकान में पहुंची। मैं बेबसी से अंदर गया। मेरे पास खुद के कपड़े हैं तो उन्हें खरीदने की जरूरत नहीं। जियांग वानिंग आगे चलते हुए सख्त लहजे में बोली, मेरे मर्द बनकर इतने सस्ते कपड़े पहनोगे तो मेरी बेइज्जती होगी। बड़ा ब्रांड होने के कारण कीमत भी काफी ज्यादा थी। दुकान में सिर्फ एक महिला सेल्स पर्सन खड़ी थी, क्योंकि यहाँ के कपड़े हर किसी की पहुंच में नहीं थे। हमें अंदर आते देख फौरन आगे बढ़ी। आदर से बोली, जियांग मैडम, वेलकम, कुछ चाहिए आपको? जियांग वानिंग ने मेरा हाथ छोड़ा। दुकान में सजे कपड़ों पर नजर दौड़ाई। एक एक करके चुनने का मन नहीं हुआ। सीधा सेल्स गर्ल को हुक्म दिया, अपने स्टोर के सबसे नए। इतना कहकर जियांग वानिंग ने मेरी तरफ इशारा किया। सेल्स गर्ल ये सुनकर हैरानी से मुझे देखने लगी। इतनी कम उम्र में ही इतनी ऊंचाई छू ली, वाकई काबिले रश्क है। सेल्स गर्ल ने लग्जरी सोफे की तरफ इशारा करते हुए आदर से कहा, ठीक है मैडम, आप दोनों सोफे पर बैठकर आराम करिए, मैं कपड़े लेकर आती हूँ। जियांग वानिंग ने सिर हिलाया, अपना ठंडा सा हाथ फिर से मेरे हाथ में डालकर सोफे पर बैठ गई। दोनों बिल्कुल सटे हुए, बीच में कोई फासला नहीं। मेरी गर्माहट महसूस करते हुए जियांग वानिंग सिर तिरछा करके मुस्कुराई। अमीर लड़की की रखैल बनने का एहसास कैसा है? मैं दुकान के बाहर से गुजरती भी को देखता रहा। ये सुनकर मुंह ऊपर से अकड़ दिखाओगे, पर अंदर से तो खुशी से फूले नहीं समा रहे होगे। आखिर मेरे जैसी खूबसूरत और अमीर रखैल तो दुनिया में ढूंढे नहीं मिलेगी। इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जियांग वानिंग जो बोल रही थी वो सच ही था। इसके जैसी रखैल पूरी दुनिया में शायद ही कहीं मिले। अगर तुम्हारी हिंसक आदतें इतनी ज्यादा ना होती तो सच में बहुत अच्छी होती। मैंने नजरें हटा ली। जियांग वानिंग हल्के से गुस्से में बोली, वो इसलिए क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मानते, हमेशा भागने की सोचते हो। इतनी मुश्किल से एक आदमी पसंद आया है, अगर भाग गया तो जियांग चेंग के ऊंचे तबके में मेरी इज्जत कैसे बचेगी? ये सुनकर मुझे थोड़ी उत्सुकता हुई। मुड़कर जियांग वानिंग को देखा, तो इसका मतलब तुम्हारा पहले कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा? जियांग वानिंग ने सिर घुमाकर चेहरे की मुस्कान समेट ली। शांत नजरों से मुझे देखते हुए पूछा, तुम चाहते हो मेरा कोई रहा हो? पहली बार जियांग वानिंग की इतनी शांत नजरें देखकर बिना सोचे मेरे मुंह से निकल गया, बिल्कुल नहीं चाहता। बात मुंह से निकल चुकी थी। जब तक मुझे एहसास हुआ, देर हो चुकी थी। जियांग वानिंग के चेहरे पर हल्की सी शरारती मुस्कान आ गई। प्यार से मेरा हाथ पकड़कर बांह से लिपट गई। हल्के से हंसते हुए बोली, बेफिक्र रहो, तुम मेरे पहले बॉयफ्रेंड हो और आखिरी भी रहोगे, इसलिए बेहतर है मुझे निराश मत करना, वरना पता चलेगा एक पागल लड़की कितने पागलपन भरे काम कर सकती है। ये सुनकर मैंने मुंह बनाते हुए कहा, मैं कब से तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना? हमेशा तो तुमने जबरदस्ती की है। ये सुनते ही जियांग वानिंग के चेहरे की मुस्कान फौरन गायब हो गई। शरीर से अचानक ऐसी ठंडक फैली कि रोंगटे खड़े हो गए। बगल में बैठे मुझे तो और भी ज्यादा महसूस हुई। मैं हल्के से खांसा, बेशर्मी से हड़बड़ाकर मुस्कुराया। मजाक कर रहा था, सीरियसली मत लो, बस माहौल हल्का करने के लिए बोला। जियांग वानिंग बिना किसी भाव के मुझे छोड़कर मेरा सिर सहलाते हुए ठंडी मुस्कान के साथ बोली, तो ऐसे मजाक आगे से कम ही करना, वरना डर है खुद को रोक ना पाऊं और फिर से सिखाना पड़ जाए। मैं शरीर अकड़ाकर सिर हिला दिया। अब आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। माहौल फिर से खामोश हो गया। कानों में सिर्फ मॉल की भीड़भाड़ की आवाज रह गई। तभी सेल्स गर्ल स्टोर रूम से रोलिंग हैंगर धकेलते हुए आई। वो ढेर सारे मर्दाना कपड़े टंगे थे। देखते ही लग रहा था किसी बड़े डिजाइनर के हाथों बने हैं। सेल्स गर्ल हैंगर की तरफ इशारा करते हुए बोली, जियांग मैडम, ये सारे इस साल के नए समर कलेक्शन के कपड़े हैं, जो चाहें चुन लें। जियांग वार्निंग सोफे से उठी, तेज नजरों से पूरी रेंज पर एक नजर डाली, फिर मुड़कर मेरी तरफ इशारा किया, इधर आओ। मैं चुपचाप उठकर उसके पास गया। जियांग वानिंग ने एक काली गोल्डन बॉर्डर वाली टी शर्ट उठाकर मेरे शरीर पर लगाकर देखी, फिर एक कैजुअल जैकेट भी चुनी। मेरी हाइट अच्छी होने की वजह से पूरे 6 फीट के आसपास कोई भी कपड़ा पहनूं अच्छा ही लगता था। धूप में तपा चेहरा हल्की सी लापरवाही से भरा हुआ था। जियांग वानिंग ने लगातार कई सारे कपड़े चुने। चेहरे पर हल्की मुस्कान बनी रही, जैसे मेरे लिए कपड़े चुनना उसे एक मजा दे रहा हो। यह एहसास कुछ ऐसा था जैसे कोई छोटी बच्ची अपनी पसंदीदा गुड़िया को कपड़े पहना रही हो। चाहे कितना भी वक्त लग जाए, थकान बिल्कुल नहीं होती। फिर मैं कई सारे कपड़े लेकर ट्रायल रूम नंबर 11 का दरवाजा खोलकर जियांग वानिंग आराम से अंदर कुर्सी पर बैठ गई। हाथ मोड़कर मुझे देखते हुए हल्के से मुस्कुराई। जाहिर है, तुम्हें भागने से रोकने के लिए। मेरे मुंह से बेबसी की हंसी निकली। इस रूम में तो खिड़की तक नहीं है, इससे बेहतर झूठ नहीं बोल सकती क्या? साफ पता है सिर्फ मुझे कपड़े बदलते देखना चाहती हो। जियांग वानिंग ने एक नजर मुझ पर डाली, मुस्कुराते हुए अपनी लंबी टांग हिलाई। क्या देख रहे हो, जल्दी कपड़े बदलो, ताकि देखो फिट आते हैं या नहीं। मैंने धीरे धीरे शर्ट उतारी, कसे हुए मसल्स नजर आए। ये देखकर जियांग वानिंग होंठ चाटने लगी।
इसे यकीन ही नहीं हुआ कि इतने अच्छे शरीर का मालिक रोज ऐसे बदसूरत कपड़ों में छिपा रहता है। बहुत अच्छे से छुपा कर रखा है सब। उसकी गर्म नजरें महसूस करते हुए मुझे थोड़ी शर्म आई। फौरन कपड़े बदलने लगा। डर था कहीं ये पागल लड़की यहीं कुछ करना बैठे। बगल में बैठी जियांग वानिंग के चेहरे पर हल्की निराशा आई। अभी ठीक से देखा भी नहीं था कि खत्म हो गया, पर यह सोचकर कि रात को घर जाकर आराम से देख सकती है और छू भी सकती है, दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। फिर कपड़े बदल चुके मुझे हैरानी से देखने लगी। सच ही कहा जाता है, कपड़े इंसान बना देते हैं। नए कपड़ों में मैं पूरी तरह बदला हुआ लग रहा था। अब लापरवाह जवान लड़का नहीं, बल्कि एक स्टाइलिश, आत्मविश्वासी रईस ज्यादा लग रहा था। साथ में थोड़ा शरारती अंदाज भी झलक रहा था। लाल होंठ आगे बढ़ाए, मेरी आंखें फैल गईं, मुंह से बस हम की आवाज निकली। कपड़े खरीदने के बाद हम एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में पहुंचे। जियांग वानिंग नैपकिन गले में बांधे मेरी तरफ देख रही थी। मजबूरी में मैंने स्टेक का एक टुकड़ा काट कर उसके मुंह में डाला। लगा जैसे किसी बड़े बच्चे की देखभाल कर रहा हूँ, वो भी हिंसक स्वभाव वाले बच्चे की। जियांग वानिंग को ये ट्रीटमेंट बहुत पसंद आ रही थी। टेबल की छुरी कांटे से उसने भी मेरे लिए एक छोटा टुकड़ा काट कर मेरे मुंह में डाल दिया। मैंने मुंह खोलकर खा लिया। फिर भी इन नाजुक विदेशी खानों की आदत नहीं थी। अपना चाइनीज खाना ही अच्छा लगता था। सूरज ढलने का वक्त हो चुका था, इसलिए मॉल में भीड़ भी काफी कम हो गई थी। खाने में पूरा 1 घंटा लगा। बाहर निकलते निकलते अंधेरा हो चुका था। आसमान में चमकते चांद को देखकर अचानक महसूस हुआ आज की दोपहर बड़ी सुकून भरी गुजरी। पहले होता तो अब तक हॉस्टल में सोने की तैयारी कर रहा होता, पर जियांग वानिंग के साथ रहते हुए वक्त जैसे तेजी से भाग रहा था। बगल में खड़ी जियांग वानिंग ने मुझे चांद निहारते देखा। मुस्कुराते हुए बोली, मेरे साथ रहकर दिल खुश हो गया ना। मैंने नजरें हटाकर गाड़ी की तरफ चलते हुए दरवाजा खोला। ताना मारकर बोला, तुम्हारे साथ रहकर तो मेरी जान ही निकल रही है। जियांग वानिंग हल्के से हंसते हुए अंदर बैठ गई। दरवाजा बंद करके अभ्यस्त अंदाज में मेरी गोद में आ बैठी। फिर हाथ बढ़ाकर मेरी गर्दन सहलाने लगी। चांद की रोशनी में लाल मैबैक दो की तरफ बढ़ चली। पीछे बॉडीगार्ड्स की गाड़ी भी साथ चली, और उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि मॉल कोने में 2 आदमी छिपे बैठे थे। टारगेट निकल चुका था, अब एक्शन का वक्त था। जियांग वानिंग का चेहरा मेरी छाती पर टिका था। मेरी शांत सांसें सुनकर मुस्कुराई। घर पहुंचने से पहले ही सो गए। कितने आलसी हो। ये मेरी गलती नहीं थी। मुझे नई जगहों पर नींद जल्दी नहीं आती। ऊपर से कल होटल में डिसइंफेक्टेंट की बदबू आ रही थी, जिससे नींद और मुश्किल हो गई थी। पूरे दिन शॉपिंग करते करते थकान भी हो गई थी। गाड़ी में बैठते ही जल्दी नींद आ गई। जियांग वानिंग मेरी गोद से उठकर अलग बैठ गई। फिर धीरे से मुझे अपनी गोद में लिटा दिया ताकि आराम से सो सकूं। हाथ से मेरे बाल सहलाते हुए जियांग वानिंग इस पल का पूरा मजा ले रही थी। मॉल से निकले करीब 10 मिनट हो चुके थे। अब गाड़ी अमीरों वाले इलाके में दाखिल हो चुकी थी। सड़क पर बाकी गाड़ियां कम ही नजर आ रही थी। ड्राइवर सामने देखते हुए अचानक कुछ देखकर चेहरे का रंग बदल गया। फौरन गाड़ी रोक दी। पीछे बैठे मैं और जियांग वानिंग झटके से आगे की तरफ झुक गए। ड्राइवर कांपती आवाज में बोला, मैडम कुछ गड़बड़ है। पीछे चल रहे बॉडीगार्ड्स ने भी आसपास कुछ अजीब महसूस किया। फौरन गाड़ी से उतरकर मेबैक के चारों तरफ घेरा बनाकर सतर्क हो गए। दूर से चमकती हुई गाड़ियां, 3 वैन तेजी से आईं। टायर की चरचराती आवाज के साथ जियांग वानिंग और बाकी सबको बीच में घेर लिया। 3 वैन से करीब 10-12 नकाबपोश आदमी उतरे। हाथों में तेज धार वाले चाकू थे। साफ पता चल रहा था नीयत ठीक नहीं। सबसे आगे चेहरे पर कट के निशान वाला आदमी बोला, जियांग मैडम छिपने की जरूरत नहीं, बाहर आइए, हमारे साथ थोड़ा खेल खेलिए। अचानक ब्रेक लगने से मैं जाग गया। अभी समझ भी नहीं पाया था क्या हुआ कि जियांग वानिंग ने मेरा चेहरा पकड़ लिया। गंभीर आवाज में बोली, थोड़ी देर में मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगी, तब तुम सीधा भाग जाना। बिल्कुल पीछे मुड़कर मत देखना, याद रखो, बिल्कुल भी पीछे मुड़ना नहीं, समझे। इसी बीच मुझे भी दिख गया गाड़ी के चारों तरफ खड़े गुंडे, हर किसी के हाथ में चाकू था। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं था। समझ गया ये लोग सीधे जियांग वानिंग के लिए ही आए हैं। टीवी सीरियल में तो अक्सर दिखाते हैं ना, अमीर घर की बेटियों के अपहरण की कहानियां। मुझे इतना कहकर जियांग वानिंग फौरन दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। चेहरे पर सर्दी छाई हुई थी। ठंडी नजरों से आसपास खड़े अपहरणकर्ताओं को घूरा। कुल 14 लोग थे, हर एक के हाथ में चाकू। इस गली में कोई सीसीटीवी नहीं था। साफ पता चलता था ये पहले से प्लान किया गया अपहरण था। जियांग वानिंग के लिए ये पहली बार नहीं था ऐसी स्थिति का सामना करना, इसलिए दिमाग बिल्कुल शांत था। ठंडी नजरों से लीडर को देखते हुए बोली, कितने पैसे चाहिए तुम्हें। नकाब पहने कटे निशान वाला आदमी ठंडी हंसी हंसा। वाकई जियांग फैमिली की बेटी हो, ऐसी हालत में भी इतनी शांति। हमें बस जियांग मैडम को साथ ले जाना है, चिंता मत करो, पैसे मिलते ही तुरंत छोड़ देंगे। जियांग वानिंग ने बगल खड़े बॉडीगार्ड से एक चाकू ले लिया। आंखों में ठंडक भर आई तो लगता है बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं बची। 3 बॉडीगार्ड और ड्राइवर आगे आकर अपनी मैडम को पीछे सुरक्षित कर लिया। चेतावनी भरी नजरों से गुंडों को घूरने लगे। कटे निशान वाले आदमी की नजरें ठंडी पड़ गईं। इशारे से हाथ हिलाया। पहले से तैयार खड़े 13 लड़के फौरन ठंडी हंसी के साथ आगे बढ़े। गाड़ी में छिपा मैं जल्दी ही बाहर से लड़ाई की आवाजें सुनने लगा। पहली बार ऐसा। बाहर के हंगामे में एक बॉडीगार्ड ने फुर्ती से एक गुंडे की गर्दन मरोड़ दी, पर तभी पीछे से किसी ने उसकी कमर में चाकू घोंप दिया। बॉडीगार्ड ने दर्द से कराह कर भी आवाज नहीं निकाली। बिना पीछे देखे कमर में घुसा चाकू खुद निकाला, फिर पलटकर हमला करने वाले पर वार कर दिया। गाड़ी के बाहर जियांग वानिंग अकेले ही 2 गुंडों को संभाल रही थी। बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ रही थी। इतना खूनी नजारा पहले कभी नहीं देखा था। मेरे पैर कांपने लगे, हिलने की हिम्मत नहीं हुई।
बस जियांग वानिंग के इशारे का इंतजार करता रहा। बाहर लीडर वाला कटे निशान का आदमी भी लड़ाई में शामिल हो गया। जियांग वानिंग अकेले 2 गुंडों को संभाल रहे थे। बाकी 4 आदमियों पर भारी दबाव था। हर एक को 4 4 गुंडों का सामना करना पड़ रहा था। ये गुंडे जल्दबाजी नहीं कर रहे थे, बस घेर कर बीच बीच में चाकू से वार कर रहे थे ताकि थोड़ी देर बाद आसानी से इस अमीर लड़की को उठा सके। लड़ाई अभी टकराव में अटकी थी। जियांग वानिंग ने एक गुंडे को चाकू से घायल करने के बाद गाड़ी में बैठे मुझे आवाज दी, अभी है मौका। मैं गाड़ी में मौके का इंतजार कर ही रहा था। क्या कर रहे हो, जल्दी इन्हें खत्म करो, पुलिस आ गई तो हम सबको परेशानी होगी। बाकी बचे 10 लड़के एक साथ हमला करने आगे बढ़े। इस बार पूरी तरह जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे। जल्दी ही 3 बॉडीगार्ड और ड्राइवर संभल नहीं पाए, खासकर वो बॉडीगार्ड जिसकी कमर में चाकू लगा था। एक दुश्मन को खत्म करने के बाद अचानक शरीर लड़खड़ाकर बेदम होकर जमीन पर गिर गया। जियांग वानिंग ने यह नजारा देखकर चेहरा सख्त कर लिया। समझ गई आज शायद सच में मुश्किल में फंस गई है, और ये सोचकर कि मैं भाग चुका हूं, दिल को थोड़ी राहत मिली। चलो अच्छा हुआ, कम से कम वो बेवकूफ तो सुरक्षित है। जियांग चेंग की किसी गली में मैं जान बचाकर बढ़ रहा था। बार बार चारों तरफ देख रहा था कोई मदद मिल जाए ताकि वापस जाकर मदद कर सकूं, पर दौड़ते दौड़ते एक भी इंसान नजर नहीं आया। सच में अजीब बात थी, अमीरों की गली में भी एक इंसान का ना दिखना अजीब लगा। तभी दूर चौराहे पर एक कंस्ट्रक्शन साइन बोर्ड दिखा। उसके पास एक नकाबपोश आदमी पहरा दे रहा था। दिल में डर बैठ गया। फौरन रुककर एक स्ट्रीट लाइट के पीछे छिप गया। चुपके से थोड़ी देर नजर रखने के बाद पक्का हो गया, यह आदमी भी उन्हीं गुंडों के साथ मिला हुआ है। इतनी रात को फालतू में एक टूटे बोर्ड की रखवाली करना, ऊपर से मुंह पर नकाब भी, ये तो सीधा सीधा दिल में चोर होने की निशानी है। लगातार दौड़ने की वजह से मैं रुककर तेज सांसें लेने लगा। दिमाग में लगातार सोच रहा था क्या करूं। मैं जानता था अकेले उस आदमी से मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, पर अगर रास्ता बदलूं तो बहुत टाइम बर्बाद होगा, तब तक शायद मदद लेकर पहुंचने में देर हो जाए। मैंने सिर हिलाकर वो सोच झटक दी, पर अभी देखा खूनी मंजर दिमाग से हट ही नहीं रहा था। मुझे डर था अगली बार खून में गिरने वाली जियांग वानिंग ही होगी। वो भी मेरी तरह एक स्टूडेंट ही तो है। ये सोचते ही मैंने खुद को जोर से एक थप्पड़ मारा। वांग हाओ, तू सच में बेकार निकला। एक लड़की को अकेला छोड़कर भाग आया। भले ही वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, पर आखिर एक दूसरे को छू तो चुके हैं। रात के अंधेरे में दांत भींच कर मैं वापस उसी रास्ते पर दौड़ पड़ा। आंखों में एक अजीब सा पागलपन और जुनून था। सुनसान गली में तेज भागते भागते अचानक हंस पड़ा। यार मैं तो सच में उस पागल लड़की के असर में आ गया, वरना ऐसी खतरनाक हरकत सोचता ही नहीं। उधर हालात अच्छे नहीं थे। तेज स्ट्रीट लाइट के नीचे बस एक ही बॉडीगार्ड जियांग वानिंग के आगे खड़ा था। वो भी अपनी आखिरी हिम्मत पर था। बांह से लगातार खून बह रहा था। इतनी बड़ी गिनती में फायदा होने की वजह से कटे निशान वाला आदमी अब लगभग जीत चुका था। चारों तरफ जमीन पर खून बिखरा था। 2 बॉडीगार्ड और ड्राइवर बुरी तरह घायल होकर गिरे पड़े थे। 11 घायल गुंडे भी मरने का नाटक करते जमीन पर पड़े थे। असल में उनमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी लड़ने की। एक चाकू लगते ही जान बच जाने नहीं खुश थे। आखिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो थी नहीं उनकी। फिर भी कटे निशान वाले की तरफ अब भी 3 आदमी बचे थे। ज्यादा चोट नहीं लगी थी, बस थोड़ी सांस फूल रही थी। घायल बॉडीगार्ड के पीछे छिपी जियांग वानिंग की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। शरीर पर कई खरोंचें थीं। अलग अलग हल्की चोटें थीं, पर इतनी सारी मिलकर जानलेवा बन सकती थीं। लड़ाई शुरू हुए करीब 20 मिनट हो चुके थे। इस हालत में पुलिस की मदद का इंतजार करना बेकार ही था। मेरे भागने की वजह से कटे निशान वाला आदमी अब समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। हालांकि उसने रास्ते पर एक आदमी पहरे में रखा था, पर कोई गड़बड़ हो गई तो मुश्किल हो सकती थी। उसने बचे 2 साथियों को इशारा किया। तीनों एक साथ आगे बढ़े। घायल बॉडीगार्ड मुंह से खून बहाते हुए मुड़कर बोला, मैडम मैं इन्हें रोकता हूँ, आप जल्दी भागिए। जियांग वानिंग ने जिद से सिर हिलाया, मुट्ठियां भींच ली। भागने को तैयार नहीं थी। डरती थी अकेले जाने पर। कटे निशान वाला आगे बढ़ता कटे निशान वाला आदमी ठंडी हंसी हंसा, अब भागने की सोचना बेकार है। उसने आसानी से बॉडीगार्ड को चकमा देकर सीधा जियांग वानिंग की तरफ छलांग लगा दी। बॉडीगार्ड रोकने की कोशिश करता रहा, पर 2 साथियों ने उसे बुरी तरह जकड़ रखा था। मदद के लिए आ ही नहीं पाया। कटे निशान वाला पास पहुंचकर बिना दया दिखाए सीधा जियांग वानिंग के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार गया। फिक्र नहीं थी, बस उसे जिंदा रहना चाहिए। चेहरा बिगड़े तो बिगड़े, पैसे तो वैसे भी मिलने ही थे। जियांग वानिंग की फाइटिंग ट्रेनिंग साफ झलक रही थी। बड़ी फुर्ती से झुककर मुक्का बचा लिया, फिर पैर उठाकर सीधा कटे निशान वाले की नाजुक जगह पर लात मारी। इतना जल्दी मुझे बच्चा पैदा करने से रोकना चाहती हो? फिर जोर लगाकर उसे बगल की दीवार से टकरा दिया। कटे निशान वाला पूरी तरह जीत का यकीन कर चुका था। धीरे धीरे पास आते हुए बुरी तरह मुस्कुराया। जियांग मैडम, अगर अपना ये खूबसूरत चेहरा बचाना है तो बेहतर होगा विरोध ना करो। अगर चाकू जरा भी फिसल गया और चेहरा बिगड़ गया तो भागा हुआ लड़का तुम्हें देखकर घिन खाएगा। फिर कौन शादी करेगा एक बदसूरत लड़की से? जैसे जैसे वो पास आया, अपनी जेब से रस्सी निकालकर जियांग वानिंग के हाथ बांधने ही वाला था कि अचानक एक चमक कौंधी और उसकी हथेली आर पार हो गई। कमीनी। कटे निशान वाला घायल बाएं हाथ को दबाए खून लगातार बहते देख गुस्से से पागल हो गया। साफ था, तो मैं तुम्हारी यही ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। कटे निशान वाले ने जमीन पर पड़ा खून लगा चाकू उठाया, सीधा जियांग वानिंग के पेट में घोंपने के लिए आगे बढ़ा। इस बार जान से मारने वाली जगह पर नहीं। दीवार के कोने में टिकी जियांग वानिंग के मुंह से खून रिस रहा था। शरीर अब हिलाने लायक भी नहीं बचा था। बेबसी से बस चाकू को अपनी तरफ आते देखती रही। आंखों में आखिर पहली बार डर झलक आया। बेबस होकर उसने आंखें बंद कर ली। तभी चाकू घुसते ही एक गर्म गीली चीज उसके चेहरे पर टपकी, तेज खून की महक साथ। जियांग वानिंग ने बिना सोचे आंखें खोली।
पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। एक साया उसके सामने खड़ा दिखा, एक हाथ से दीवार पकड़े। आखिर इस वक्त वापस दौड़कर आ गया था। इस वक्त मेरे पेट में चाकू घुसा हुआ था। जख्म से खून लगातार बहकर जमीन पर टपक रहा था। दाहिने हाथ में मैंने भी जमीन से उठाया एक चाकू पकड़ा था। दर्द सहते हुए मुड़कर सीधा कटे निशान वाले की गर्दन पर वार करने की कोशिश की, पर आखिर वो उन छोटे गुंडों जैसा नहीं था। फुर्ती से पीछे हटकर बच गया। बदतमीजी से बोला, अरे वाह, ये हैंडसम लड़का वापस आकर बचा रहा है। लगता है इस रंडी से बहुत प्यार है। पर अगले ही पल कटे निशान वाले का पैर फिसला। अचानक बैलेंस बिगड़कर वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके पैर के नीचे ना जाने कब एक केले का छिलका आ गया था। मैंने ये मौका नहीं गंवाया। जी मिचलाने की भावना दबाकर पूरी ताकत से कटे निशान वाले पर टूट पड़ा। ये वार सीधा उसके पेट में घुस गया। वो तुरंत बेहोश हो गया। पेट में चाकू लगा, मैं भी बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा। अचानक हंसी आ गई। कभी सोचा नहीं था कभी किसी और के लिए जान लगा दूंगा। पहले जमाने में तो ये बात मजाक ही लगती। खून के तालाब में गिरा मैं धीरे से बड़बड़ाया, क्या मैं मरने वाला हूँ? तारों भरा आसमान, खिड़की से हल्की धूप कमरे में आ रही थी। हल्की हवा से सफेद पर्दा हिल रहा था। लग्जरी हॉस्पिटल के कमरे में जियांग वानिंग हल्की ड्रेस पहने बेड के किनारे झुकी सो रही थी। बेड पर मैं मरीज के कपड़ों में, आंखों में हल्की सी जान आई। ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। कुछ उलझन में सफेद छत को देखा। पेट में हल्का दर्द महसूस होते ही होश थोड़ा और साफ हुआ। बेहोश होने से पहले जो हुआ वो याद आया। आंखों में अनायास डर और सिहरन दौड़ गई। मैंने सिर घुमाकर आसपास देखा। लग रहा था मुझे हॉस्पिटल लाया गया है। फिर बेड के पास सो रही जियांग वानिंग को देखा। बेबसी से हाथ बढ़ाकर उसे हल्के से हिलाया। ऐसे कुर्सी पर बैठकर सोगी तो सर्दी लग जाएगी। जियांग वानिंग हिलते ही आंख खोलकर उठ बैठी। आंखें मलते हुए अचानक चेहरे पर खुशी छा गई। तुम उठ गए? मेरे मन में मिली जुली भावनाएं उठी, फिर भी सिर हिला दिया। कितनी देर बेहोश था मैं? जियांग वानिंग ने जवाब दिया। मूड साफ खुश दिख रहा था। हाथ टिकाकर बेड के किनारे बैठी, गहरी नजरों से मुझे देखते हुए अचानक बोली, तुम वापस क्यों आए थे? अपहरण कोई मजाक नहीं होता। अगर वो चाकू थोड़ा भी इधर लगता तो मैं सच में खत्म हो जाती। मैंने ठंडे लहजे में जवाब दिया, शायद मैं पागल हो गया था, इतना पागल कि दिमाग ही ठीक नहीं रहा। ये कहते हुए मुझे खुद यकीन था। पिछले कुछ दिनों में इस लड़की के साथ रहकर सच में मेरे ऊपर उसका असर पड़ गया था, वरना जान की बाजी लगाने की सोच ही नहीं सकता था। मैंने ठंडे स्वर में पूछा, वो अपहरणकर्ता कहाँ है अब? उसने जवाब दिया, बेफिक्र रहो, बाद में पुलिस आ गई, सबको पकड़ ले गई। हाँ, वो कटे निशान वाला मौके पर ही मर गया। शायद डर था मुझे किसी की जान लेने का बोझ ना लगे। जियांग वानिंग जल्दी से समझाने लगी, पर तुम इस बात की परवाह मत करो, वो वैसे भी वो भगोड़ा मुजरिम था। उसके हाथों दर्जनों जाने गई थी। तुम तो अभी हीरो बन गए हो। बेड पर लेटे मुझे अचानक आंखों में चमक आई। मुड़कर उत्साहित होकर बोला, तो इनाम का इनाम भी मिलेगा ना मुझे? जियांग वानिंग थोड़ी हैरान हुई। मैं इतना समझा रही थी और तुम्हारे दिमाग में तो इनाम की रकम चल रही थी। मेरी उम्मीद भरी नजरें देखकर आखिर सिर हिलाकर बताया, उस आदमी के सिर पर 1 लाख का इनाम था। अब खुश हो? मैं खुश होकर बेड पर उछल पड़ा। 1 लाख रुपए! इससे तो कई साल की मेहनत बच गई। जियांग वानिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए सीधा मेरा कान पकड़ लिया। नाराजगी से बोली, मेरा बॉयफ्रेंड होते हुए भी पैसों की क्या कमी है तुम्हें? अगर मुझसे शादी कर लो तो मेरी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। मैंने मुंह घुमाकर उसे एक नजर देखा, फिर भी खुशी खुशी उस इनाम की रकम के बारे में सोचता रहा। उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। छोड़ो भी, कौन बेवकूफ प्रॉपर्टी के लालच में जान की बाजी लगाकर शादी करेगा? ये सौदा बिल्कुल घाटे का है। जियांग वानिंग की आंखें अचानक ठंडी पड़ गईं। उठ खड़ी हुई, फिर सीधा मेरा कंबल हटाकर जूते उतारकर तेजी से अंदर घुस आई। जोर से मुझे पकड़कर बोली, जीते जी तुम मेरे हो, मरने के बाद भी मेरे ही रहोगे। वो 1 लाख रुपए भूल जाओ, सब सरकार में जमा हो जाएंगे। इतना कहकर सीधा मेरे होठों पर किस कर दिया। जीभ से दांत खोलने की कोशिश करने लगी, पर इस बार मैं जिद पर अड़ गया। जियांग वानिंग ने हाथ बढ़ाकर मेरी गर्दन दबा दी। थोड़ा नाराज होकर बोली, आईसीयू में जाना नहीं चाहते तो चुपचाप सहयोग करो। गला दबता देख मैंने मजबूरी में सिर हिला दिया। जियांग वानिंग के लाल होठ फिर से आगे बढ़े, पर इस बार किस करने से पहले ही मैं बच निकला। मैंने होठ भींचकर हंसते हुए कहा, मुझे लगता है हमारे बीच थोड़ी दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। मुझ जैसे गरीब लड़के में क्या अच्छा है भला? कुछ देर बाद कमरे में मेरी दर्द भरी चीख और जियांग वानिंग की नाराज भरी आवाज गूंजी, मार ही डालूंगी तुझे। मैंने हाथ जोड़कर माफी मांगी। सच में गलती हो गई मुझसे। थोड़ी देर बाद कमरे में जियांग वानिंग का चेहरा मेरी छाती पर टिका था। संतुष्ट भाव लिए, अभी भी कुछ अधूरा लगते हुए होंठ चाटती रही। अब जब वापस आ ही गए हो तो जिंदगी भर भाग नहीं पाओगे। मुझे मजबूरी में जियांग वानिंग की नाजुक कमर पकड़नी पड़ी। चेहरे पर 2 थप्पड़ों के निशान थे, गर्दन पर भी लाल निशान थे। देखकर थोड़ा गुस्सा आया। अचानक मैंने पूछा, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? जियांग वानिंग होठों पर मुस्कान लिए मेरी बगल में लेट गई। मेरा चेहरा सहलाते हुए दिलकश मुस्कान दिखेगी। बिल्कुल जाना है, और सिर्फ मैं नहीं, तुम भी साथ चलोगे? मुझे समझ नहीं आया। अजीब सी बात लगी। मैंने तो सेल्फ स्टडी अप्लाई कर रखी है, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं मुझे। जियांग वानिंग ने उंगली मेरे होठों पर रखकर घमंड से मुस्कुराई। मैंने अपनी पहचान इस्तेमाल करके तुम्हारी सेल्फ स्टडी कैंसिल करवा दी है, तो अब ठीक होते ही चुपचाप मेरे साथ कॉलेज जाना पड़ेगा। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। आवाज ऊंची करते हुए बोला, मैंने इतनी मुश्किल से टॉपर बनकर सेल्फ स्टडी का मौका पाया था, तुमने बस यूं ही कैंसिल कर दिया? जियांग वानिंग ने नाराजगी से भरे मुझे देखा। कंबल के अंदर छिपा हाथ सीधा मेरी नाजुक जगह पर पहुंच गया। मेरा पूरा शरीर ढीला पड़ गया। बेबसी से बिस्तर पर लेट गया। बिना सोचे नीचे देखा
तो कुछ नजर आया। गला सूख गया। बगल में लेटी जियांग वानिंग ने थोड़ा सिर उठाया। ठीक उसी वक्त मेरी गर्म नजरें उस पर पड़ी। फिर नीचे देखकर होठों पर दिलकश मुस्कान बिखेर दी। मेरा गला सूखता चला गया। नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। अंदर की बेचैनी दबाने की कोशिश करने लगा। इतनी सुबह सुबह भला कौन संभाल पाए। जियांग वानिंग ने जबरदस्ती मेरा सिर अपनी तरफ घुमाया। पास आकर आंखों में देखते हुए बोली, लगता है दिमाग साफ नहीं है तुम्हारा। एक बार बीवी बोलो, मैं मदद कर दूंगी। चेहरा पकड़े मुझे बस जियांग वानिंग की सुंदर आंखों में देखना पड़ा। दिल में ना जाने क्यों हल्की शर्मिंदगी महसूस हुई। रहने दो। जियांग वानिंग की आंखों में शरारत भरी मुस्कान आई। लगातार शारीरिक इशारों से बहलाने लगी। हाथ छोड़कर मेरा चेहरा छोड़ दिया। फिर सीधा कलाई पकड़कर बोली, सच में। जियांग वानिंग के लाल होंठ मेरे कान के पास आ गए। फुसफुसाते हुए बोली, आखिरी मौका है, बोलोगे या नहीं। मजबूरी में मैंने बोल दिया बीवी। जियांग वानिंग संतुष्ट होकर बोली, तो चलो थोड़ा इनाम दे देती हूँ। ये सिलसिला 1 घंटे तक चला। फिर जियांग वानिंग ने मुड़े हुए टिश्यू कूड़ेदान में फेंके। मेरी बगल में लेट गई। चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। इनाम भी दे दिया। अब से तुम पूरी तरह मेरे हो। इतनी बड़ी मौत की मुसीबत झेलने के बाद मेरा दिल भी अब खुल चुका था। इतना पागलपन देख चुका था कि मौत से भी नहीं डरता। फिर इस पागल लड़की से क्या डरना। रिश्ता निभाना है तो निभा लो, कौन किससे डरता है। मेरी आंखों में विरोध न देखकर जियांग वानिंग के दिल में और भी खुशी बढ़ गई। साफ समझ गई मैं अब उसे कबूल करने लगा हूँ। इतने दिनों की मेहनत आखिर बेकार नहीं गई। ये सोचकर वो अचानक उठ बैठी। गंभीरता से बगल में लेटे मुझे देखते हुए सख्त लहजे में बोली, अगली बार अगर ऐसी खतरनाक स्थिति आई तो चुपचाप मेरी बात मानना। मैंने बस औपचारिकता से सिर हिला दिया। जियांग वानिंग जानती थी मैंने दिल से नहीं माना, पर मजबूर थी। इन कुछ दिनों में उसकी अपनी सुरक्षा भी थोड़ी ढीली पड़ चुकी थी कि तीसरे दर्जे के गुंडों से भी खतरा हो गया। ये तो सचमुच शर्मिंदगी वाली बात थी। मैं सफेद छत को देखते हुए सोचने लगा, इस तरह गर्लफ्रेंड मिल गई, वो भी एक बड़े घर की लड़की, जिंदगी सच में अजीब खेल खेलती है। कुछ दिन पहले तक मेरा लक्ष्य था स्कॉलरशिप से पैसे कमाकर ग्रेजुएशन के बाद एक छोटी सी दुकान खोलकर आराम से रिटायरमेंट जीना। कौन जानता था कुछ ही दिनों में एक अमीर घर की मालकिन गले पड़ जाएगी। शायद एक ही कमी है, इस बड़ी घराने की लड़की का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल है। आगे के दिनों में शायद कुछ मुश्किलें भी झेलनी पड़ेंगी। जियांग वानिंग सहारा देकर मुझे वापस विला ले आई। घर में एक सूट बूट पहने अधेड़ उम्र का आदमी पहले से इंतजार कर रहा था। देखने में काफी रौबदार लग रहा था। उसकी नजरें कुछ पल मेरे ऊपर टिकीं, फिर अपनी बेटी की तरफ घूमी। आवाज में हल्की फिक्र झलक रही थी। सुना है तुम अपहरण में फंस गई थी, इसलिए देखने आया, कुछ हुआ तो नहीं। जियांग वानिंग का चेहरा अचानक बदलता देखकर मुझे थोड़ी अजीब लगा। अभी तो हंस रही थी, अचानक इतनी ठंडी कैसे पड़ गई। पिता की फिक्र सुनकर जियांग वानिंग ठंडे लहजे में बोली, ठीक हो। फिर मुझे सहारा देकर ऊपर की तरफ चल दी। जियांग चिंगुओ ने रोका नहीं, चुपचाप देखता रहा जैसे बेटी एक अनजान आदमी का सहारा लेकर दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ रही हो। न जाने क्या सोचकर गहरी सांस लेकर वापस सोफे पर बैठ गया। जियांग वानिंग सख्त चेहरे के साथ मुझे बेड के किनारे बिठाकर एक चेतावनी दी, ऊपर चुपचाप बैठे रहना, मैं जल्दी वापस आती हूँ। बेहतर होगा मुझे पता ना चले कि तुम ऊपर से नीचे की बातें सुन रहे हो, वरना अंजाम बुरा होगा। बेड पर बैठा मैं जियांग वानिंग को जाते देखता रहा। इस बाप बेटी के रिश्ते को लेकर थोड़ी उत्सुकता हुई, पर मन में दरवाजे पर जाकर छिपकर सुनने का ख्याल आते ही कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक होने की आवाज आई। इस पर मैं बस इतना ही कह सकता था, दरवाजा लॉक करके भी इतना डर क्यों। पहले इज्जत देनी चाहिए थी ना। बाहर जियांग वानिंग चाबी हाथ में लिए नीचे की तरफ चल पड़ी। मूड साफ खराब लग रहा था। तुम यहाँ क्यों आए। ग्राउंड फ्लोर के हॉल में पहुंचकर जियांग वानिंग अपने पिता के सामने खड़ी हुई। चेहरे पर बिल्कुल भी अच्छा भाव नहीं था, जैसे सामने बैठा उसका अपना नहीं बल्कि कोई अभी अभी मिला अजनबी हो। सोफे पर टिके जियांग चेंगुओ को बेटी का ये रवैया बिल्कुल हैरान न किया। आखिर आदत पड़ चुकी थी। शांति से एक सिगरेट निकालकर सुलगाई। राख झाड़ते हुए बोले, उस लड़के का नाम वॉन्ग हाओ है ना, मैंने पता करवाया। उसका घर एक छोटा रेस्टोरेंट चलाता है, बस थोड़ी बहुत ठीक ठाक फैमिली है। पता नहीं तुम्हें उसमें क्या पसंद आया, पर बेटी मेरी एक बात मान लो, वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम दोनों की दुनिया अलग है, बेहतर होगा अलग हो जाओ। ये बात सुनते ही हॉल का माहौल एकदम ठंडा पड़ गया। जियांग वानिंग के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बस आवाज में थोड़ी बेसब्री आ गई। तुम बस यही बकवास बोलने आए हो क्या। जियांग चेंगुओ सोफे से उठ खड़े हुए, सीधा बेटी की आंखों में देखते हुए बोले, ये तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हारी और उसकी मंजिल एक लेवल की नहीं है। तुम्हारा असली मंच पूरी दुनिया है, ना कि जियांग चेंग में छिपकर फेक फेक खेल खेलना। जियांग वानिंग ने सीधा बीच में टोक दिया, बस करो। उसकी आवाज की ठंडक में अब गुस्सा साफ झलक रहा था। दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोली, बाहर निकलो, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। जियांग चिंगो बेटी को कुछ देर देखते रहे, आखिर सिर हिलाकर विला के बाहर चल पड़े। एक दिन तुम समझोगी, मैं और तुम्हारी माँ दोनों तुम्हारे भले के लिए ही करते हैं। इतना कहकर विला का बड़ा दरवाजा धीरे से बंद हो गया। हॉल में सिर्फ जियांग वानिंग अकेली खड़ी रह गई। आंखों में एक पल के लिए बेबसी झलक कर गायब हो गई।
कुछ देर वहीं खड़ी रहने के बाद जियांग वानिंग सीधा ऊपर बेडरूम की तरफ चल पड़ी। विला के बाहर गाड़ी में बैठे जियांग चिंगुओ ने फोन पर पत्नी की शांत आवाज सुनी। मैंने तो पहले ही कहा था, उस बच्ची के स्वभाव को देखते हुए तुम्हारा समझाना उल्टा असर करेगा। जियांग चिंगुओ ने दूर आसमान में सफेद बादल देखते हुए चेहरे पर एक हल्की तकलीफ की झलक दी। शायद हमने ही उसके साथ गलत किया। ऊपर बेडरूम में मैं नरम बड़े बेड पर आंखें बंद किए आराम कर रहा था, तभी बाहर दरवाजे का ताला खुलने की आवाज आई। एक परछाई तेजी से मेरी तरफ आई। चेहरे पर हल्की हैरानी छा गई। इस लड़की को क्या हुआ? जियांग वार्निंग ने दोनों बाहों से मुझे जकड़ लिया। आवाज में हल्की कंपी थी। हिलना मत, बस एक बार यूं ही गले लगाने दो। मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ, पर कपड़ों में महसूस हुए आंसुओं को देखकर थोड़ा हिचकिचाकर भी आखिर जियांग वार्निंग को गले लगा लिया। ये गले लगाना करीब आधा घंटा चला। जब तक मेरे हाथ अकड़ने लगे, तब गोद में लेटी जियांग वानिंग की शांत सांसें सुनाई दी। वो सो चुकी थी मेरे ऊपर ही। मैंने धीरे से जियांग वानिंग को बेड पर लिटाया, कंबल ठीक से ओढ़ा दिया। जियांग वानिंग आंखें बंद किए बेड पर लेटी थी। आंखों के कोने में हल्के आंसुओं के निशान अभी भी बाकी थे। साफ पता चल रहा था अभी रोई थी। हाथ बढ़ाकर वो आंसुओं की चमक पोंछती। सोई हुई शांत जियांग वानिंग को देखकर मन में उलझन थी। आखिर क्या हुआ होगा जो इस जैसी लड़की को रुला दिया? काफी वक्त गुजर गया। शायद कल मेरी देखभाल में ठीक से सो नहीं पाई थी, इसलिए इस बार जियांग वार्निंग सीधा अगली सुबह 5 बजे तक सोती रही। बाहर आसमान अभी हल्का उजाला ले रहा था। पूरा शहर शांत था। वो बिना सोचे अपने ऊपर कंबल लपेट लेती। काली आंखों से बगल की खाली जगह देखकर मन में हल्की उदासी छा गई। होठों पर खुद को धोखा देने वाली मुस्कान आई। तो मैं आखिर खुद को कबूल नहीं कर पा रही, इतना नापसंद हूं मैं। जियांग वार्निंग बेड पर लेटी अकेले उदास हो ही रही थी कि बाहर दरवाजे पर कदमों की आवाज आई। फिर बेडरूम का दरवाजा खुला। सामने मैं जियांग वार्निंग की खरीदी हुई नाइट सूट पहने हाथ में खुशबूदार नूडल्स का कटोरा ले खड़ा था। मैंने धीरे से दरवाजा बंद किया। जियांग वार्निंग की तीखी नजरें सीधा मुझ पर टिकी देखकर हल्का सिकुड़ गया। कटोरा पकड़े। जियांग वार्निंग ने बगल की जगह थपथपाई। बिना किसी सवाल की गुंजाइश छोड़े सख्त लहजे में हुक्म दिया, इधर आओ। मैं थोड़ा हिचकिचाकर लंगड़ाते हुए पास गया। कमर में अभी भी थोड़ा दर्द था, इसलिए चलने में तकलीफ हो रही थी। जियांग वार्निंग ने खुशबूदार नूडल्स का कटोरा मुझसे ले लिया। ईमानदारी से बोली, तुम मत खाना। मैंने शक भरी नजरों से जियांग वार्निंग को देखा, फिर अजीब अंदाज से बेड पर चढ़ गया। बेड पर बैठते ही बगल से सुड़कने की आवाज आई, साथ में जियांग वार्निंग की तारीफ। वाह, सच में बढ़िया है। आखिर मेरे मर्द के हाथ में जादू है। नूडल्स खाते खाते जियांग वार्निंग ने मेरी उदास नजरें देखकर चम्मच से एक निवाला मेरे मुंह तक बढ़ाया, पर मैंने बचते हुए कहा, रहने दो। आवाज ठंडी पड़ गई। अभी मेरा मूड बहुत अच्छा है, इस वक्त मुझे छेड़ना समझदारी नहीं होगी। इतना कहकर हाथ में पकड़े नूडल्स सीधा मेरे मुंह के पास ला दिए। ठंडे लहजे में हुक्म दिया, आज अगर एक बूंद भी सूप बचा तो अच्छा नहीं होगा। मुंह के पास आती गर्मागर नूडल्स देखकर मुझे थोड़ी झिझक हुई। मुंह खोलने का मन नहीं हुआ। सच कहूं तो मुझे थोड़ी सफाई पसंद ज्यादा है। किसी और का खाया हुआ तो छोड़ो, छुआ हुआ भी साफ करने का मन करता है। पर जियांग वानिंग की आंखों में बढ़ती ठंडक और गुस्सा देखकर मजबूरी में मुंह खोल दिया। ठीक है, थोड़ा सब्र कर लेता हूं। एक कदम पीछे तो पूरी शांति आगे। फिर बारी बारी से दोनों ने पूरा कटोरा खत्म कर लिया। जियांग वानिंग ने खिड़की से बाहर देखा। अभी टाइम था। खा पीकर वापस कंबल में घुसकर मुझे गले लगाते हुए धीरे से बोली, थोड़ी देर और सो लो, सुबह मुझे कॉलेज जाना है, तुम भी साथ चलना। मैं लेटते ही नाराजगी से बड़बड़ाया, तुम्हारे कॉलेज जाने से मेरा क्या लेना देना, मैं तो अभी बीमार हूँ। जियांग वार्निंग ने कंबल के अंदर हाथ बढ़ाकर मेरी कमर पर धीरे से थपकी दी। तकलीफ नहीं झेलनी है तो चुपचाप मान जाओ। 8 बजे मुश्किल से सोए मुझे जियांग वार्निंग ने जबरदस्ती उठा दिया। गाड़ी में बैठकर जियांग चिंग यूनिवर्सिटी की तरफ चल पड़े। हमेशा की तरह जियांग वार्निंग मेरी गोद में आ बैठी। जरा भी परवाह नहीं की कि मेरे शरीर पर अभी भी चोट है। दिमाग में लगातार नींद की मांग उठ रही थी। मैं बेदम हाथों से जियांग वार्निंग की कमर पकड़ी। पलकें भारी होती जा रही थी। नाराजगी से बड़बड़ाया, तुम्हें कॉलेज जाना ही क्यों है? पढ़ाई के लिए तो बिल्कुल नहीं जा रही होगी। चाहे जियांग वार्निंग हो या मैं, कुछ दिन क्या पूरा सेमेस्टर भी छोड़ दें तो पढ़ाई पीछे नहीं छूटती। यही वजह थी मैंने पहले सेल्फ स्टडी अप्लाई की थी। इतना बेकार टाइम क्लासरूम में बैठने से बेहतर बाहर जाकर कोई पार्ट टाइम काम करके पैसे कमाना है। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी अभी सेल्फ स्टडी अप्लाई करके भविष्य के सुनहरे सपने देख ही रहा था कि जियांग वार्निंग नाम की ये पागल लड़की अचानक जिंदगी में घुस आई। जियांग वार्निंग मेरी गोद में झुककर मुस्कुराते हुए बोली, स्टूडेंट यूनियन के बारे में जानते हो? मैं चाहती हूँ तुम उसमें शामिल हो जाओ। स्टूडेंट यूनियन हर कॉलेज में काफ़ी अच्छा दबदबा रखती है, और जियांग चेंग यूनिवर्सिटी में तो ये और भी ज्यादा साफ नजर आता है। यूनियन नाम से ज्यादा ये पावर सेंटर जैसा लगता है मुझे। बड़ी ताकत के साथ साथ यूनियन की जिम्मेदारी भी उतनी ही भारी होती है। मुझे ठीक ठाक जानकारी नहीं थी, पर जेंग से सुना था वहाँ काम करने से इंसान मर जाए। ये सुनते ही मुझे साफ पता चल गया, ये यूनियन वाली चीज़ मेरे लिए नहीं है। सिर्फ काम का बोझ सुनकर ही मन भर गया। मैंने सिर हिला दिया। दिल में पक्का फैसला कर लिया, इस बार दोबारा इस लड़की के दबाव में नहीं आऊंगा। बात मेरे 2 साल की कॉलेज लाइफ की थी, नहीं नहीं 1 साल की, क्योंकि तीसरे साल से इंटर्नशिप शुरू हो जाती है। कभी कभार ही कॉलेज आना आता है। जियांग वार्निंग के कुछ बोलने से पहले ही मैंने पक्के लहजे में कहा, चाहे मार भी डालो, स्टूडेंट यूनियन में नहीं जाऊंगा। जियांग वार्निंग थोड़ी उठकर बैठी, 2 उंगलियां उठाकर दिखाई। मैं उलझन में देखता रहा, मतलब क्या है इसका? जियांग वार्निंग शांत नजरों से मुझे देखते हुए बोली,
अगर यूनियन में शामिल हो जाओ तो मैं तुम्हें 20,000 पॉकेट मनी दूंगी। सुनते ही मुझे अपमानित सा महसूस हुआ, चेहरा गुस्से से भर गया, आवाज भी थोड़ी तेज हो गई। क्या मैं 20,000 के लिए झुक जाने वाला इंसान लगता हूँ? जब कह दिया नामुमकिन तो नामुमकिन ही है, भूल जाओ। जियांग वानिंग ने थोड़े मायूस स्वर में कहा, ठीक है, हर महीने 20,000 पॉकेट मनी, ये मेरी आखिरी लिमिट है। मर्दों के पास पैसे आ जाएं तो बिगड़ जाते हैं। जियांग वानिंग को ये बात अच्छे से पता थी, और वैसे भी मेरी फैमिली भी बहुत आम है, जो चीज़ मेरी ही है वो ज़्यादा दे देना ठीक नहीं। ये सुनते ही हर महीने 20,000 की बात सुनकर मेरी नींद से भरी आंखें अचानक चमक उठीं। दिमाग में सोने के सिक्के नाचने लगे। यूनियन में शामिल होकर हर महीने 20,000 मिलेंगे, ये सौदा तो हर तरह से फायदे का लग रहा है। ये सुनते ही जियांग वानिंग शरारत से मुस्कुराई। अभी अभी सख्त रवैया दिखाने वाला मैं अब पूरी तरह बदल गया। आप जिधर बोलो मैं उसी तरफ जाऊंगा, आपका हर हुक्म पूरा करूंगा। मेरी ये बिकी हुई हालत देखकर जियांग वानिंग के होंठों पर शरारती मुस्कान आई। उसे लगा आखिर इस लड़के की कमजोरी मिल गई। भले ही ये मुझसे पाला जाना पसंद नहीं करता, पर अगर खुद थोड़ी मेहनत करूं तो सही तनख्वाह मिलते ही पूरी वफादारी से काम करेगा। काश पहले ही पता होता, तब तो पहले ही रेड पैकेट भेजकर मान लेता, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होती।